जय हिंद एवरीवन। ठीक है, गर्ल्स के कुछ बेसिक रूल्स। आपको पानी पीना है, आपको टॉयलेट जाना है, नो नीड टू आस्क मी। पीछे से उठो, जाओ, कर कर आ जाओ। नो नीड टू आस्क टॉयलेट कब जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, वो क्या करने जा रहा हूँ। डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लिख लो। इंटरप्ट मत करना मुझे पढ़ाते हुए, मेरा फ्लो टूट जाता है। ठीक है, फ्लो टूट जाएगा, थॉट चला जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब मेरे पास तुरंत ना हो, जैसे तुमने पूछा। नहीं होगा तो मैं आपको आके अगले दिन बता दूंगा या अगली क्लास के अंदर बता दूंगा, बिकॉज आई विल नॉट हैव। यार तुम दोनों ना थोड़ी सीट्स अपनी इस कैमरे के सामने से इधर उधर कर लो, कहीं भी कर लो, अपनी साइड में कर लो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा सर लग सकता है उस पर। ओके, बस इतनी हेल्प चाहिए। ओके, हाँ, करंट अफेयर्स को हम करने वाले हैं दो तरीके से। चलो इसको बैठ जान दो आराम से। यहां बैठना चाहते तो यहां पे भी बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फील फ्री, कहीं भी बैठ सकते हो। कोशिश करो आगे की तरफ बैठने की। और अगर आपको जाना है, सुसु करने जाना है, पॉटी करने जाना है, पानी लेने जाना है, पीछे वाले दरवाजे से आना, आगे वाले से मत आना, इंटरप्ट हो जाऊंगा मैं। ओके, उसके बाद डाउट बता दिया मैंने आपको। एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग, राइट इट डाउन। मे बी आई डोंट नो द करेक्ट आंसर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज करंट अफेयर्स एंडलेस है। ठीक है, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा साथ में। आप, सिंस मेरी बहुत ज्यादा हैबिट है, मैं डाइग्रेस करते हुए भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाता हुआ चला जाऊंगा। ट्विटर की बहुत सारी चीजें बताऊंगा, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, बिकॉज ये जितनी भी करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर से भैया देश चलता है। इन द सेंस, आपका जो इकोनॉमी है, अगर आपके पास पैसा है तो आप लड़ाई कर सकते हो, पैसा नहीं है तो लड़ाई नहीं कर सकते। आपने देखा है, जैसे हम शहरों को देखते हैं, शहर में जो सबसे ज्यादा पैसा है ना, वही बाहुबली बन सकता है। गरीब बंदा बाहुबली नहीं बन सकता, उसको मार ही देंगे। इंटरनेशनली भी यही होता है। करंट अफेयर्स के अंदर, जैसे आज हम डिफेंस रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, इसी तरीके से हम तोड़ तोड़ के बढ़ेंगे। जैसे हमने डिफेंस रिलेशंस को खत्म कर लिया, देन वील गो टू करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स। इट विल बी इजी फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड। डिफेंस अफेयर्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में। एक्सरसाइज पूछ लेगा। पूछता क्यों एक्सरसाइज, कोई मुझे बताएगा? यू स्टैंड अप, लास्ट वन। हाँ हाँ, आपके पीछे वाला। क्यों पूछता है डिफेंस अफेयर्स की एक्सरसाइज, क्यों पूछते हैं सीडीएस के अंदर? रीजन क्या है? और सीएससी में तो नहीं पूछता इतना ज्यादा जितना सीडीएस में पूछता है, नहीं पूछता। और रीजन क्या है, क्यों पूछ रहा है डिफेंस एक्सरसाइज? हाँ नहीं, वो ठीक है, वो तो ठीक है, एक नॉलेज वाला पार्ट है। और क्या है, जरा सोचो ना। अरे सवाल आ रहा है, सवाल का रीजन है, ऐसे नहीं। हाँ बता, खड़े होके जो भी जवाब दोगे खड़े होके दोगे। हाँ, वो ठीक है, टू एन एक्सटेंट ठीक है। पूछ क्यों रहा है पीछे वाला? अपना नाम बताना है, मेरे को नाम याद नहीं है आपके। आपका नाम क्या है? चेतन। हाँ, अंजलि, चेतन, अंजलि, विजय। हाँ बताओ विजय। बहुत बढ़िया, ठीक है। देश के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, आपको उसके बारे में पता लगेगा। डिफेंस रिलेशनशिप्स के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपसे क्या पूछेगा कि डिफेंस के वेरियस हेडक्वार्टर्स कहां पर है। ठीक है, गुलमर्ग में किस चीज का है? हवस एक वर्ड है, हवस। क्या है हवस? क्वेश्चन है सीडीएस का। ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर, करेक्ट। दो तीन जगह है हवस। क्यों पूछ रहा है वो ये जानना चाहता है ऑब्वियसली आपकी डिफेंस की नॉलेज कितनी है। दूसरी चीज, डिफेंस एक्सरसाइजेस इसलिए पूछी जाती है, फॉर एग्जाम्पल, उससे थोड़ा सा डिटेल लेवल में मैं और चलता हूं। डिफेंस एक्सरसाइज कर ही क्यों रहे हो? क्या जरूरत है यूएस के साथ करने की? वो धोखा दे रहा है। यू आर मिसिंग द वर्ड। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। उससे हमें क्या फायदा? हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए जो शब्द होता है वो है इंटर ऑपरेटेबिलिटी। इसीलिए होती है एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल, मैं चीन से हूं। नहीं, चीन तो छोड़ो, बेकार एग्जाम्पल है। लेट्स टेक, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड यू आर फ्रॉम, इज फ्रॉम इसराइल। अब इसराइल डेफिनेटली टेक में हमसे अच्छी है, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी में यू कांट बीट इसराइल। अच्छा, दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है इस वक्त सबसे पावरफुल कंट्री साइबर अटैक्स करने की, कौन सी है? हाँ, चाइना। और चाइना को काउंटर करने वाली कंट्री दुनिया में कौन सी है? इसराइल। इतनी छोटी सी कंट्री। अमेरिका के एक बहुत बड़े सांसद ने बोला अभी रिसेंटली, एक साल भी नहीं हुआ उस बात को, कि हमारी जो साइबर इंडस्ट्री है ना, जो हमारी साइबर इंडस्ट्री है, वी आर किंडर गार्टन इन फ्रंट ऑफ चाइना। किंडर गार्टन मतलब केजी क्लास है हम, जब चाइना के अटैक्स हो रहे हैं।
चाइना क्या कर रहा है, आपके नॉर्थ कोरिया को लोगों को यूज करता है। मैं आपको एक सिंपल सा अटैक बताता हूँ। चाइना ने एक बहुत मैसिव साइबर अटैक करवाया, नॉर्थ कोरिया के 2 लड़कों को उठाया, और पता है साइबर अटैक कैसे करवाया? एक होटल के इंटरनेट रूम से, इंटरनेट होटल का पैसा उनका, बिजली उनकी, उससे करवाया। दिस इज द लेवल ऑफ चाइना व्हाट इज डूइंग। अब जब तुम इंटर ऑपरेटेबिलिटी एक्सरसाइजेस करते हो, जब तुम चीन के साथ एक्सरसाइज करोगे, फ्रांस के साथ करोगे, आपको उनका तौर तरीका पता लगता है। अगर आपको किसी का तौर तरीका पता लगता है तो आपको उसकी कमियां भी पता लग जाएंगी ना, आपको कमियां भी तो पता लगेंगी। जैसे कि आपने हमारे स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स को बार बार सुना होगा यूट्यूब पे बोलते हुए दैट कि इंडियन आर्मी की रनिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, दौड़ने की स्ट्रेंथ। एयरफोर्स जो आपकी यूएस आर्मी वो बल्कि है, दे कांट रन। 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लिए भी उनको हेलीकॉप्टर चाहिए। हेलीकॉप्टर को फौज की भाषा में बोलते हैं चॉपर या फिर हेप्टर्स, HEPTRS, हेप्टर्स भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ये हेप्टर्स। या आप एयरफोर्स में बहुत सुनोगे हेप्टर्स, इंडियन आर्मी में भी सुनोगे हेप्टर्स हेप्टर्स हेप्टर्स, ठीक है। अब हेप्टर्स की बात आ गई तो ऑटोमेटिकली हेप्टर्स के क्वेश्चन बनते हैं। नेवी का पास कौन सा हेप्टर आया रिसेंटली? रोमियो। यही है सीडीएस का सवाल आपका। रोमियो कहाँ से खरीदा गया है? हाँ, यूएसए में कौन सी कंपनी से खरीदा गया? बोइंग्स का है कि लॉकहीड मार्टिन का है? यही है ना सीडीएस का सवाल। अब ये सवाल कैसे बना? भारतीय नेवी को रोमियो क्या है? रोमियो जो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर नेवल सर्वेलेंस के लिए चाहिए, यानी कि समुद्र में लंबे तौर के सर्वेलेंस के लिए। एक तो रोमियो है और दूसरा जो भारत के पास है वो है P-8I पोजाइडन। ये किसने बनाया है? यूएसए ने। तो इससे ये पता लगता है कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, वो भी सच है। ठीक है, हाँ, तेजस तो 1984 में स्टार्ट हुआ है, इतना तेज है बन ही रहा है वो अभी तक। ठीक है, 1985 तो मैं पैदा हो गया था, 84 से वो चालू है। तो P-8I पोजाइडन है, ये P-8I पोजाइडन हो गया, C-130J हो गया, ये S-400 हो गया। ये सारे सवाल सीडीएस पूछ चुका है। ये बनते हैं आपके डिफेंस के करंट अफेयर। दूसरे टाइप के डिफेंस करंट अफेयर क्या बनेंगे, जिसके अंदर वो बोलेगा ये आर्मी नेवी एयरफोर्स के जनरल ब्रिगेडियर है, इनके तुम बता दो नेवी का जो कमांडर है या कैप्टन है वो आर्मी एयरफोर्स में क्या इक्विवेलेंट है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये बन जाएगा ये एक्सरसाइज किन देशों के बीच में हुई, ये एक्सरसाइज क्यों करी गई। ऑब्वियसली जैसे आप सबने बताया कि इंटर ऑपरेटेबिलिटी बनती है कि आप साथ के अंदर कभी फ्यूचर में जंग करोगे तो होगा। जिस तरीके की चीजें आज की डेट में हम इंडियन ओशन में देख रहे हैं, देयर इज अ डेफिनेट, जब इंडिया थिएटराइजेशन की बात करिए, हम मेरे हिसाब से जो अगली जंग जिस तरह बढ़ते हुए दिख रही है वो समुद्र की होगी। आप में से जितने भी लोग जियो पॉलिटिक्स में जिनका भी थोड़ा भी रुचि है या इंटरेस्ट है, जो मेजर गौरव आर्य सर को सुनते हैं या फिर किसी भी अच्छे बंदे को सुनते हो, आप ORF पढ़ते हो या चाणक्य फोरम पढ़ते हो, आपको ये बहुत जल्दी रियलाइज होना चाहिए फ्यूचर ऑफ द वॉर्स विल बी ओशन। ओशन में लड़ी जाएंगी लड़ाइयां या फिर हवा में लड़ी जाएंगी। और इससे भी नेक्स्ट स्टेप है जो इवेंचुअली होगा, दैट वुड बी साइबर अटैक्स। दे आर ऑलरेडी हैपनिंग, महाराष्ट्र में करा गया था। ठीक है, मैंने अभी वो जब 5th और 6th जनरेशन वॉरफेयर का लिया था, 5th और 6th जनरेशन वॉरफेयर, 6th जनरेशन वॉरफेयर का मतलब है कि मैं ये तुमको इतना मैनिपुलेट कर दूंगा कि तुम सीडीएस दोगे कि नहीं दोगे ये भी मैं डिसाइड कर सकता हूं। दैट इज 6th जनरेशन वॉरफेयर। 6th जनरेशन का जो वॉरफेयर होगा उसमें आपका डिसीजन मैं डिटरमाइन करूंगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर मैं सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहा हूं, डिसीजन नहीं बदल रहा। पर 6th में मैं ये बोलूंगा कि तुम सीडीएस में कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर टिक करोगे। ये मैं साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये होगा कि नहीं होगा दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक, वो अलग चीज है, बट समझेगी। तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर, 6th जनरेशन वॉरफेयर, डिफेंस एक्सरसाइजेस हो गई आपकी, मैन्यूवरेबिलिटी हो गई आपकी, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन हो गई, ये सारी की सारी चीजें डिफेंस से रिलेटेड है, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपसे एसएसबी में पूछी जाती है। डिफेंस अफेयर्स के अगर आप क्वेश्चन देखोगे आपको 4 to 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसी पेपर में कई बार ज्यादा आता है, कई बार किसी का हेडक्वार्टर पूछ लेंगे। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसके अंदर वो लिख देगा AD लिख देगा, आर्ड का हेडक्वार्टर्स का है, जैसे गोपालगंज उड़ीसा के अंदर है। आर्ड मतलब आर्मी एयर डिफेंस, पूछ लेगा पिनाका का कौन सा मॉडल आया। दीज आर द थिंग्स जो आप डिफेंस अफेयर्स में देखते हो। फिर क्या हो गया, मिसाइल्स के बारे में पूछ लेगा, पृथ्वी के बारे में पूछ लेगा, अलग अलग कि रामजेट इंजन क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, क्रूज मिसाइल क्या है, डिफरेंट ब्रह्मोस की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस क्या है। दीज आर स्टैंडर्ड सीडीएस क्वेश्चन, जो ये नहीं, ये अभी कोई 2022 से स्टार्ट नहीं हुए, ये लास्ट 10 साल से ही आ रहे हैं।
बस आपके लेवल के ऊपर क्या थोड़ा सा डिक करने लग गया वो ज्यादा। तो दीज आर द क्वेश्चंस, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी जैसे कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है जो करंट से मिलाते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है। क्या करेगा, पॉलिटी का क्वेश्चन बनाया, दो रेंज में पूछेगा, एक तो करंट अफेयर की लाइन बोल देगा और दूसरी लाइन बोलेगा लक्ष्मीकांत से उठाएगा वो, ठीक है। एक तो इसने मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई रीसेंट जजमेंट दी तो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट ने फलाना जजमेंट दी है, और दूसरी स्टेटमेंट क्या दे देगा कि ये जो जजमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल में ये बात करी गई है, आर्टिकल 21 की बात हो रही है, आर्टिकल 21 के 2 पॉइंट्स उठाएगा। बट जो डिफेंस अफेयर्स है और जो नॉर्मल नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स है, ये बहुत इजी टू स्कोर होते हैं आपके। ये 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप जरा सोचो, बहुत मेरा सिंपल मानना है, जनरल स्टडीज की अगर बात करूं तो आप साइंस प्लस करंट अफेयर अगर आपने कर लिए, प्लस अब हिस्ट्री पॉलिटी, अब हिस्ट्री इज अ गुड सब्जेक्ट बट हिस्ट्री का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत बेकार हो गया है, क्योंकि हिस्ट्री में वो बहुत बेढंगी क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट 1.5 साल से, पहले नहीं था। पहले तो मॉडर्न इंडिया करके जाओ, फॉर एग्जांपल अगर 20 क्वेश्चन कर रहे हो हिस्ट्री में, अब ये कि आप सब करो और उनमें से कुछ फिट होगा। एक टाइम ये था कि सिर्फ मॉडर्न इंडिया करके जाओ, 10 में से 8 क्वेश्चन लग रहे थे, वो टेक्निक काम नहीं कर रही है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया पे आपने देखा है वो कोई भी रैंडम किताब उठा के पूछ रहा है, और उसका कोई स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकालना बड़ा मुश्किल है। तो एनीवेज साइंस प्लस करंट अफेयर अगर आप देख लो, साइंस देख लो, करंट अफेयर देख लो, पॉलिटी देख लो, प्लस ज्योग्राफी अगर देख लो, तो ये 60 to 70 क्वेश्चंस आपके किटी में, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। इजीएस्ट सेक्शन है वो, इजीएस्ट, सबसे इजी सेक्शन है साइंस का। ओके तो साइंस का सेक्शन काफी आसान है, 30 से 35 सवाल आते हैं उसके अंदर, उसमें आप बहुत हाई स्कोर कर सकते हो। कंपेयर टू पॉलिटी एंड हिस्ट्री, साइंस इज रिलेटिवली इजी। तो बाकी जो आप जो जितनी भी लड़कियां ओटी दे रही है, आपके पास तो स्कोप ही नहीं है कि आप सब्जेक्ट छोड़ो, यू गाइस डोंट हैव स्कोप, क्योंकि आपको तो स्कोर हाई करना है। आप देख ही रहे हो मेरिट आउट हो रही है लड़कियां, तो आपको तो स्कोर हाई करना है। लड़कों के साथ तो चलो ये भी है कि मैथ्स में स्कोर को उठा लेंगे, दैट इज नॉट एन ऑप्शन विद यू इफ यू आर सिटिंग फॉर सीडीएस। तो एनीवेज करंट अफेयर्स 15 to 20 क्वेश्चंस आर रिलेटिवली इजी। सीडीएस सिविल सर्विसेज वाला डिग नहीं करता है करंट अफेयर में, करंट अफेयर आसान है, इतना मुश्किल करंट अफेयर नहीं आता। उसमें करंट अफेयर में भी सबसे आसान है डिफेंस एक्सरसाइज, डिफेंस अफेयर, कौन सी बिल्डिंग कहां पर बनी हुई है, कौन सा हेडक्वार्टर कहां पर बना हुआ है, इंडियन नेवी की कमांड कितनी है, इंडियन आर्मी की कमांड कितनी है, उसके बाद इस रैंक का इक्विवेलेंट ये है। तो आप देखोगे लीस्ट एफर्ट है इसके अंदर, डिफेंस अफेयर्स के अंदर, राइट। ये क्लियर हुआ? ओके इसके अंदर हम बढ़ते हैं। तो 13th इंडियन ओमान नेवल एक्सरसाइज हुई है, इसका नाम है नसीम अल बहार 2022। देखो एक तो आप सुन सकते हो, ये ऑब्वियसली पीडीएफ बन के आपके सामने आ जाएगी, बट इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू राइट, ट्रस्ट मी। आप लिखना स्टार्ट करो, जब तक आप लिखोगे नहीं याद नहीं होगा। पीडीएफ तो आ ही जानी है, फिर वो तो विजन है इसकी, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उससे पढ़ लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर आने की क्या जरूरत थी, लिखो, लिखना है। तुमको थोड़ा बुरा लगेगा लिखवा रहे हैं सर, बट इट विल वर्क इन योर, ट्रस्ट मी, ठीक है। आप छोटे छोटे नोट्स फॉर्मेट में लिख लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरी की पूरी लाइनें लिखो। तो आपकी नसीम अल बहार 2022 की इंडिया ओमान के बीच में एक्सरसाइज हुई। वाई ओमान इज इंपॉर्टेंट, ओमान क्यों इंपॉर्टेंट है? यस वेरी गुड, और क्यों इंपॉर्टेंट है? ओमान कहां पर है? मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पर, दबदबा भारत को चाहिए, हाँ नेवल बेसिस है बिल्कुल, इसलिए इंपॉर्टेंट है। टू काउंटर चाइना इंपॉर्टेंट है ओमान, यस। तो 13 नसीम अल बहार 2022 बायलैटरल एक्सरसाइज हुई। अच्छा एक होता है बायलैटरल और एक होता है बाईनियल, दोनों में क्या फर्क होता है? ओके बाईनियल, ठीक है, ओके। और फिर अगर मैं बोलूं बाई एनुअल, बाईनियल और बाई एनुअल में क्या फर्क है? कोशिश करो, तुमने पहला जवाब तो सही दिया है। बाईनियल तो वो है, बाईनियल क्या है, 1 साल में 2 बार की 2 साल में 1 बार? बाईनियल कौन सा है? और बाई एनुअल, ठीक है। सो 13th नसीम अल बहार 22 बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन एंड द रॉयल ओमान नेवल एक्सरसाइज ऑन 20th नवंबर 2022 कमेंस्ड ऑफ एट द कोस्ट ऑफ ओमान। ये क्वेश्चन दो ही टाइप से आता है, एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के बीच में करी गई, एक्सरसाइज का नाम क्या है, और एक्सरसाइज कहां पर हुई। ओके सो कंडक्टेड इन 2 फेजेस, एक इसका हार्बर फेज था, एक था सी फेज। हार्बर फेज और सी फेज में क्या फर्क होता है? बिल्कुल सही, हार्बर मतलब जब ये तट के पास में है,
तट के पास एक्सरसाइज करी गई, स्टैटिक एक्सरसाइजेस करी गई, और सी एक्सरसाइज जो समुद्र के बीच के अंदर है। तो ऑब्वियसली टफ पार्ट कौन सा रहा होगा? ठीक है, वो कूदने वूदने वाला सारी चीजें उसमें करी गई होंगी। पार्टिसिपेटिंग वेसल्स थी इंडियन नेवी गाइडेड मिसाइल। आजकल सीडीएस और डिफेंस एग्जाम में इन्होंने ये भी करना स्टार्ट कर दिया है, ये वेसल्स पूछ लेते हैं आपसे, कौन सी स्पेसिफिक वेसल्स गई थी। इसी के साथ आप लिखो किस किस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट राइटिंग। आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में आपको पता, कॉपी के लास्ट में लिखो, ये होमवर्क है, लिखो कॉपी के लास्ट में। मैं कभी भी किसी को भी उठा के पूछ लूंगा, ठीक है। यू विल गेट नोट्स ऑल्सो ऑन दीज, डोंट वरी, बट स्टिल वर्क। S-400, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, रफाल, तेजस, सुखोई, चीनूक, अपाची, सुखोई, चीनूक, अपाची। देखा? ओके, मिराज, जैगवार, पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी सीरीज ऑफ मिसाइल, अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स। देखा? चलो अभी के लिए इतना बहुत है, फिर तुम बोलोगे ज्यादा दे दिया। ठीक है, इनके मैं भी नोट्स आपको दे दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। पॉइंट ये पढ़ना है, ठीक है। मैं रैंडम उठा के पूछूंगा, ठीक है, फिर तुम ये मत बोलना मैंने पढ़ के नहीं आया। तुम्हारे पास मंडे तक का टाइम है इसको पढ़ने का, ठीक है। नोट्स बनाओ इसके। ओके, आई नीड टू एक
Okay, participating vessels, the Indian Navy guided missile frigate Trikand, an offshore patrol vessel Sumitra, Dornier और participating Dornier क्या है? What is Dornier? हाँ, एयरक्राफ्ट है वो, ठीक है। अब इसने वर्ड यूज करा, खड़े हो जा, इसने वर्ड यूज करा मैरीटाइम रिकॉनिशंस एयरक्राफ्ट। समझा क्या होता है मैरीटाइम रिकॉनिशंस? तो इसमें और सर्वेलेंस में क्या फर्क होगा? जैसे P8 पोजाइडन है, वो भी रिकॉनिशंस और सर्वेलेंस करता है, इसमें और उसमें क्या फर्क होगा? ट्रू। कि साइज में कितना डिफरेंस है? डॉर्नियर तो छोटा सा है, P8 पोजाइडन तो बहुत बड़ा है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा उसने, डॉर्नियर बहुत पुराना भी है, ठीक है। पेट्रोल वेसल सुमित्रा हो गई आपकी, और उसके बाद गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। अब एक होता है फ्रिगेट और एक होता है डिस्ट्रॉयर, डिफरेंस क्या है फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर में? हम बात यूज करते हैं नेवी के अंदर वर्ड्स यूज करेंगे, आप यहां पे लिखा हुआ है इंडियन नेवी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट यानी कि अंदर इसके अंदर ये एक अटैकिंग शिप हो गया, डिस्ट्रॉयर हो गया, उसमें और भी अटैक हो जाएगा, जैसे डिस्ट्रॉयर में क्या हो गया, मिसाइल्स भी लग जाएंगी, गन्स भी लग जाएंगी। उसके बाद होता है एक होता है पेट्रोलिंग वेसल। पेट्रोलिंग वेसल क्या होता है, वो देखते हो आप, छोटी छोटी नाव होती है जो इंडियन कोस्ट गार्ड के पास होती है। पेट्रोलिंग वेसल का काम क्या है, कसाब जैसे लोगों को पकड़ना, ठीक है। उसमें अब तो गन वन लग गई है। 26/11 के अटैक के बाद ही मेजर पेट्रोलिंग वेसल्स भारत ने खरीदी या बनाई। वो आती है ना इंडियन कोस्ट गार्ड की, ये नई पेट्रोलिंग वेसल आई हो, आपने देखा होगा न्यूज के अंदर आती है। तो पेट्रोलिंग वेसल बड़ा जहाज हुआ कि गाइडेड मिसाइल बड़ा जहाज हुआ? गाइडेड मिसाइल हो गया। तो जब एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट करियर आप देखते हो कि चलता होगा, ऐसे चल रहा है, तो उसके साइड में छोटे छोटे दो तीन चार शिप्स भी होते हैं। तो क्या होता है, एक बड़ा जहाज होता है, उसके साथ एक दो डिस्ट्रॉयर चलते हैं, एक दो डिस्ट्रॉयर के साथ एक फ्रिगेट चलता है। तो अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो एक राजा चल रहा है, राजा के साथ उसकी प्रजा मंत्री वगैरह चल रहे हैं, इस तरीके से समझो। तो एक एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अब भारत को ब्लू वाटर नेवी का कंसेप्ट समझ लो। ब्लू वाटर नेवी है क्या? बार बार होता है। ब्लू वाटर नेवी का मतलब है भारत, जिस दिन भारतीय नौसेना की यह क्षमता होगी कि उसके जहाज अमेरिका के किसी कोने में भी जाके ऑपरेशन कर सकते हैं, नॉट डिपेंडिंग कि सारा फ्यूल व्यूल कहां से आएगा, दूर दराज ऑपरेशन कर सकते हैं, तब एक्चुअल ब्लू वाटर नेवी कैपेबिलिटीज होगी। यानी कि अगर हमारे दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एक चाइना के बाजू में खड़ा हो और एक अमेरिका के बाजू में खड़ा हो, तो कम से कम हमारे पास 4-5 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए। है कितने? 2। तो है हमारे पास ब्लू वाटर नेवी कैपेबिलिटीज? नो, not currently, not compared to the Americans and the Russians. Actual blue water navy की capability है, कहीं आप दूर दराज इंडियन ओशन में हो, अब आपको तेल की जरूरत पड़ी, तब तुम ये फोन करके थोड़ी बोलोगे मोदी जी को कि आप तेल भेज दो, या फिर आप डिफेंस मिनिस्टर को थोड़ी बोलोगे तेल भेज दो वहां से। आपके बीच ओशन में कंटेनर्स रहेंगे, फ्लोटिंग कंटेनर्स रहेंगे, जिससे तेल आ पाएगा। यानी कि इसके लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? पैसे की। पैसा है तभी तो बना सकते हो, या तो तुम बना लो, नहीं तो तुम्हारा पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए। अब मान लीजिए मेरे पास पैसा है खरीदने के लिए, तो मुझे खरीदना चाहिए कि मुझे बनाना चाहिए? ब्लू टी शर्ट, यू, हाँ क्या नाम है? गुरमीत। गुरमीत बताओ, हमें खरीदना क्यों नहीं चाहिए और बनाना क्यों चाहिए? हम्म। हम्म। नहीं, नॉट द राइट आंसर। हाँ। हम्म। करेक्ट। ठीक है, एक आंसर है ये। और बिल्कुल सही, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, नौकरियां मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। और क्या हो सकता है? एक मेजर चीज भूल रहे हो आप। नहीं, वो तो ठीक है, पैसा वाला समझ गया, एक और है, ट्राई कर। हाँ विशाल, मुझे पता है, हाँ। वो ठीक है, एक्सपोर्ट पैसा कमाएंगे, एक और मेजर पॉइंट है, मिस कर रहे हो तुम। जब आप खुद बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल ये जो, हाँ बता। वंडरफुल पॉइंट, बट स्टिल यू गाइस आर मिसिंग वन पॉइंट। इसी पॉइंट का स्ट्रेचेबल पॉइंट। हाँ,
नहीं चल मान लिया जाए वो बहुत अच्छी कंट्री है, उसने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है, आप जंग में हो, भारत और पाकिस्तान की जंग में, आपने अमेरिका से हथियार खरीदा हुआ है। अब अमेरिका हथियार आपको और चाहिए, एम्यूनेशन आप चाहिए, अमेरिका उस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दे रहा है, वो वेपन बेचेगा ही नहीं आपको। गए आप, यही तो करा उसने, कारगिल वॉर में जीपीएस देने से मना कर दिया था ना उसने। बॉम्ब्स किससे आए थे? इसराइल से आए थे। इसराइल तो बोलते ही है वन साइडेड रिलेशनशिप रही है उनकी 50 60 70s में, दे हैव बीन सपोर्टिंग इंडिया लॉट। बैठ जाओ, ठीक है। तो इसीलिए सेल्फ डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए आपको इंडिजिनाइजेशन करनी पड़ेगी, और इंडिजिनाइजेशन का ही दूसरा नाम मोदी जी ने दिया है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। और इसीलिए जो डिफेंस मिनिस्टर लिस्ट लेकर आते हैं ना कि 203, ये जो 203 आइटम है, ये 306 आइटम है, ये 105 आइटम है, इन आइटम्स को हम खुद बनाएंगे और इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान आगे बढ़ाने के लिए। क्लैरिटी आई? ओके। सो पार्टिसिपेटिंग वेसल्स, गाइडेड फ्रिगेट, तो एक फ्रिगेट होता है, एक डिस्ट्रॉयर होता है, फिर एक आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, फिर एक आपका सबमरीन होता है। अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग काम है इनके। अब यू विल टेल मी, मैं ये आपसे मंडे को पूछूंगा, कौन जवाब देगा मुझे? मंडे को पूछूंगा, नहीं जवाब दोगे तो मैं बता ही दूंगा कि डीजल सबमरीन है, एक न्यूक्लियर सबमरीन है। तो डीजल सबमरीन के क्या फायदे हैं और न्यूक्लियर सबमरीन के क्या फायदे हैं? और आंसर आप यही बोलोगे न्यूक्लियर सबमरीन अच्छी है। तो मेरा सवाल ये, तो हम 10 न्यूक्लियर सबमरीन क्यों नहीं बना रहे? ठीक है, सोचना, ठीक है, थोड़ा बहुत जितना टाइम आपको मिले ढूंढना। इस तरीके जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना, आप रियलाइज करोगे करंट अफेयर खुद ही खत्म होने लगेगा, कहानी बनेगी ये। जब हम सबमरीन के बारे में बात करेंगे तो हम इंडियन नेवी के P76I के बारे में बात कर लेंगे, जो P76I प्रोग्राम है उसका। फिर इन्हें रटना नहीं लगेगा, कहानी लगेगी ना कि हाँ यार वो था कुछ प्रोग्राम। अभी प्रोग्राम और ये एक्सरसाइजेस इसीलिए हो रही है ना क्योंकि हमारी खुद की कुछ कैपेबिलिटी नहीं होगी या प्रॉब्लम होगी, तभी तो हम वेपन्स कोशिश कर रहे हैं खुद बनाने की। ओके चलो, एनीवेज मूविंग फ्रॉम इंडियन ओमान 13 नेवल एक्सरसाइज, इसमें ये भी है, ये नाम पूछ लेगा, नसीम अल बहार 2022। अगली एक्सरसाइज इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2022, बहुत पुरानी एक्सरसाइज है। गरुड़ शक्ति पहले भी हो रखी है काफी बार। ओके, गरुड़ क्या है? गरुड़, हाँ वो तो सही है, गरुड़ वर्ड का है, हिंदुइज्म से लिया ये, हाँ ठीक है। तो स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया, अब तुम्हें पता लग गया। अब जो गरुड़ भगवान है एरियल है ना, तो उससे आइडिया लग सकता है ना, ठीक है। तो द स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया कमेंस द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस 8th गरुड़ एक्सरसाइज शक्ति। द एक्सरसाइज इज करंटली अंडरवे इन इंडोनेशिया एट सांगा बुआना ट्रेनिंग एरिया काराबाग। ये अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज करने के क्या क्या रीजंस होते हैं? इंटर ऑपरेटेबिलिटी बनती है, आपको उस एरिया के बारे में पड़ता है। ये इंडोनेशिया के लिए करी गई है। इंडोनेशिया, अच्छा ठीक है आप लिख लो, मैं यहां से बोलता हूं। इंडोनेशिया के साथ क्यों करी गई? टू काउंटर चाइना, ठीक है। किस किस के साथ करनी चाहिए? ओके, अगर इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट है, और कंट्री कौन सी इंपॉर्टेंट है? आसियान की कंट्री, 10 कंट्री आती है, लिखो आसियान की 10 कंट्री कौन सी है, ये लिखेंगे हम कॉपी के पीछे, ठीक है। यही छोटे छोटे नोट्स बनेंगे, इसी से आंसर बनेंगे एग्जाम के अंदर। ये है आपकी, रुक जा यहां लिखो, हाँ 7th एक्सरसाइज, यही तो फ्रेंच है, हाँ ठीक, हाँ 8th है, हाँ 8th, ठीक है। एक्सरसाइज इज करंटली अंडरवे इन इंडोनेशिया सांगा बुआना ट्रेनिंग एरिया कारावांग। वो भी लिखो यार तुम। ये जो तवांग में इंसिडेंट हुआ है ना, ईस्टर्न तवांग में यांगसे रीजन में हुआ है, वो लिख लो, हाँ यांग से। आज अरे यार ये अभी याद रहता है, एग्जाम तक भूल जाते हैं, ठीक है। ऐसी स्पेलिंग है उसकी, यांग TZEE, दिस इज ईस्टर्न तवांग। और जो तुमने देखा वो ये वर्ड यूज करते हैं PP15, PP16, PP17। अरे जो गलवान में इंसिडेंट हुआ था, PP का मतलब है पेट्रोलिंग पॉइंट, ठीक है, ध्यान में रखना। पेट्रोलिंग पॉइंट, पेट्रोलिंग पॉइंट का मतलब जहां पर आप जाकर पेट्रोलिंग का मतलब पता है ना, पेट्रोल डलवाना नहीं होता पेट्रोलिंग का, हाँ रेकी कर रहे हो आप, एरिया को देख रहे हो। तो कल का सेशन देखा था,
कल का देखना तुम, जो मैंने कल सेशन लिया था ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए भी। उसमें PP15 वगैरह की मैंने बात करी है, और उसके अंदर तुम्हें पता लगेगा मैकडोनाल्ड लाइन क्या है, मैकमोहन लाइन क्या है, जॉनसन लाइन क्या है। अगर नहीं समझ में आए, वैसे तो आ जाएगा लेक्चर में, वो सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत फैक्ट है। मैकडोनाल्ड लाइन क्या है, मैकमोहन लाइन क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, उसके बाद चाइना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाता है वो क्या है, जॉनसन लाइन क्या है। क्या ये सारे के सारे जो लाइनें हैं इंपॉर्टेंट है सीडीएस के लिए? एब्सोल्युटली, पूछता है भाई वो ये उठाकर। ओके, लिख लिया है? ओके। उसके बाद 7th इंडो फ्रेंच जॉइंट एयर एक्सरसाइज कल्मिनेट्स इन जोधपुर। अगर हमने पहले खत्म कर लिया तो मैं आपको यहीं पे बता दूंगा मैं जिन लाइंस की बात कर रहा हूं। ओके, 7th एक्सरसाइज गरुड़ 7 इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज है, कंक्लूडेड एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर ऑन 12th नवंबर 2022। अब आपका ये काम होना चाहिए कि जो जोधपुर में एयरपोर्ट स्टेशन है वहां पे इंडियन एयरफोर्स कौन से फाइटर्स रखती है। इसी से बनता है आपका एक और सवाल कि रफाल कहां पे रखा हुआ है। रफाल के 2 बेस है, सीडीएस का ही क्वेश्चन है। हासेमारा बेस में, दूसरा कौन सा है, अंबाला। ठीक है, समझ में आ रहा है सवाल कैसे बन रहा है? इसी से बन गया सवाल। अब वैष्णवी ने आके प्रोसेस ओरिएंटेशन की बात करी। आप हाँ बोल बोल। अच्छा सॉरी यार, ये खुद ही बदल रहा है, हाँ सॉरी। तो प्रोसेस ओरिएंटेड आप लोगों को ये क्या होगा? प्रोसेस ओरिएंटेड है जो आप अभी कर रहे हो, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये करते जाओ, एग्जाम निकल जाएगा। मैं हर बार मानता हूं, ये मेरा 5th बैच चल रहा है, मेरे मैक्सिमम रिजल्ट्स जो आए हैं उनके आए जिनके रिटन एग्जाम्स क्लियर हुए। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं ना, उनकी एसएसबी की वैल्यू बड़ी ज्यादा होती है यार। ठीक है, बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है उनको एसएसबी। वो आपके सामने बोल ही रही थी। ठीक है, इससे पहले कल आएगा वो लोकेश आएगा, वो भी सीडीएस से ही है। ठीक है, आदित्य सीडीएस आईएएफ से है। तो देयर हैज बीन टफ जर्नी, तो बहुत मेहनत से मिलता है। एंड दैट इज वाई जब रिटन एंट्री के बच्चे एसएसबी में जाते हैं बहुत परफॉर्म करते हैं ये, क्योंकि मेहनत से मिला है और कंटेंट बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ये सब पढ़ के जाते हो आप। अब जैसे आप ये सब चढ़ के जाओगे, जब डायरेक्ट एंट्रीज कई बार मिलती है तो बंदा इतना मेहनत कर ही नहीं होता, नॉट एवरी वन बट मोस्ट ऑफ देम। ओके, अगला इसमें कौन कौन से थे? अब जैसे ये है सुखोई 30M क्या है, रफाल, एलसीए तेजस, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिखवा दिया मैंने। एग्जैक्टली ऐसे पूछेगा। अब वो क्वेश्चन पूछ लेगा सुखोई 30M क्या है, कौन सा जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। हाँ, 4th है, 4.5 है, और रफाल क्या है 0.5। हाँ, कुछ लोग उसे 4.5 प्लस भी बोल देते हैं। अच्छा, ये जो जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट है ना, ये डिसाइड करता है बेसिकली आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है और कौन सा बंदा इसको जज कर रहा है। बट मोटा मोटा एक जनरलाइज मान लेते हैं हम। सुखोई 30 MKI में MKI का क्या फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म का मतलब क्या है? हाँ यस, इसका बेसिक मतलब होता है मॉडर्नाइज कमर्शियल फॉर इंडिया। मतलब ये कमर्शियल एक प्लेन है जो कमर्शियल पर्पस के लिए इंडिया के लिए बनाया गया। सुखोई दुनिया में सबसे पहले बेचा किसको गया, बताओ? करो गूगल, सुखोई को किसको करा? आई थिंक आंसर शुड कम इंडिया, तो मुझे याद है। हाँ, इंडिया को बेचा ना, इंडिया इज द आंसर। है अच्छा फैक्ट कि सुखोई सबसे पहले बेचा किसको गया, है ना? फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मतलब रफाल को हम इतना ज्यादा यूज नहीं करें। अच्छा ठीक है, एक और सवाल, रफाल को खरीदा क्यों? रफाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? किस कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रफाल सबसे इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल सही कहा, चाइना। क्यों? रफाल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके लिए खरीदा गया, बताओ बताओ। नहीं, एयर टू रिफ्यूलिंग तो यार वो बहुत काफी प्लेन्स में है। नहीं, और बताओ, एनीवन एल्स, बताओ। स्टेल्थ, मतलब वो तो ठीक है, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा तू मुझे। चलो मैं तुम्हें बता, हाँ एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा तू। नहीं यार, उसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है ये BVR,
बियॉन्ड विजुअल रेंज। अब मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से, आप सब पीछे देखो, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या दिखेगा, वो बिल्डिंग की एंड दिख रही है ना पीछे, ठीक है, शीशे दिख रहे हैं, हमारी आंखों की कैपेबिलिटी है। अगर मैं इस आंखों की कैपेबिलिटी के भी पीछे देखने लग जाऊं तो बियॉन्ड विजुअल रेंज हो गया। रफाल की बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी मिसाइल की है 150 किलोमीटर। तो अगर आप, चाइना का बॉर्डर है 20 किलोमीटर, मैं तो अंदर से ही मिसाइल मार दूंगा ना, इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब समझा, इसको हम बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी। पायलट की तो रेंज कम ही है ना, पायलट कितना देख लेगा, आंखें ही तो है। इसको बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी। ये है रफाल की। टेक्नोलॉजी वाला सही है, बट मैं स्पेसिफिक आंसर पूछ रहा हूं आपसे। रफाल के अंदर वो हैमर मिसाइल वगैरह रखती है, वो लिख के रखो, ठीक है। मतलब इन सब के मैं आपको नोट्स दे दूंगा, बट यार नोट्स वोट्स ना देने का, ठीक है वो ले लेना, तुम कोई बड़ी चीज नहीं है मुझे, बट सबसे इंपॉर्टेंट है आप याद करो मेरे साथ, ठीक है। मैं सवाल पूछूं तो मुझे बताओ, नोट्स तो तुम वो डाउनलोड कर लोगे, उसमें क्या बड़ी चीज है, मैं ये भेज देता हूँ अभी पीडीएफ, फिर पॉइंट ही क्या है पढ़ने का इसको। पॉइंट है कि मैं पूछूं तो मुझे बताओ, तुम उसे याद करो, हाँ सर हैमर मिसाइल थी उसके अंदर सर ये था, ये टेक आई है उसके अंदर। फिर तुम्हें याद है, जब हम कई बार क्या होता है, तुम एक किताब से याद नहीं रहता, कोई दोस्त ने सवाल पूछा होता है ना, वो डेट याद रह जाती है, सो दैट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। ओके, तो इट वाज द फर्स्ट ओकेजन फॉर इंडियन एयरफोर्स एलसीए तेजस एंड एलसीएच प्रचंड। यार ये प्रचंड लिखो लास्ट में, प्रचंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। अरे आई रिमेंबर लास्ट ईयर में अन अकेडमी में क्लास ले रहा था अटैक हेलीकॉप्टर की, ठीक है। बेस्ट पार्ट था वो अटैक हेलीकॉप्टर था जिसमें अटैक करने के लिए कुछ नहीं था, ना गन थी ना मिसाइल थी, और उसका नाम अटैक हेलीकॉप्टर था, डीआरडीओ या एचएएल का कुछ था। अब तो काफी डेवलपमेंट होगी। एलसीएस प्रचंड लिखो टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये रटने वाला फैक्ट है कि तेजस और प्रचंड को यूज करा गया है। हाँ, फर्स्ट टाइम दे वर यूज्ड इन एन इंटरनेशनल एक्सरसाइज, ठीक है। और एक और चीज ध्यान में रखना, तेजस का MK1A का वर्जन भी बनना स्टार्ट हो गया है। तेजस, हाँ एक और चीज, तेजस को मलेशिया और बहुत सारी, सॉरी म्यांमार और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज ने बिड करी है इसे खरीदने की। फॉर दैट इवन अमेरिका हैज डन दैट। क्यों? उसका बेसिक रीजन है तेजस बहुत सस्ता है। मतलब सस्ता इन द सेंस, जो 10 रुपए में तेजस में चीजें आ रही है ना, वही सेम चीजें बाहर के बाजार के अंदर 100 रुपए में है। और जो तेजस का नेक्स्ट वर्जन है उसको लोग नहीं खरीद रही है, बाकी कंट्रीज बिड नहीं करी है क्योंकि बहुत महंगा पड़ रहा है। तो तेजस जिस दाम पे मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, जिस दाम पे जिस टेक्नोलॉजी को ऑफर कर रहा है, वो भारत वन ऑफ द चीपेस्ट दे रही है पूरी दुनिया में। स्टार्टिंग में तो है ही, बट जब इंडिया का मार्केट डेवलप होने लगेगा मे बी वी इंक्रीज द प्राइस, बट अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। लिखा है यहां तक? ओके, बात, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2022 कमेंस्ड एज महाजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान, मैच द फॉलोइंग में आएगा। यहां पर बहुत एक्सरसाइज होती है। वो इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की भी ना, वो एयरफोर्स और आर्मी की भी साथ में एक्सरसाइज कराते हैं फायरिंग रेंजेस के अंदर। The Australian Army contingent comprised soldiers from 13th Brigade of the 2nd Division. Indian Army is represented by troops from the Dogra Regiment. Okay. तो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, इससे पूछ लेगा कौन सी किससे आई। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, इंडोनेशिया से एक्सरसाइज करी गई है, ऑस्ट्रेलिया से एक्सरसाइज करी गई है, ज्यादातर लाइक माइंडेड कंट्रीज से एक्सरसाइज करी जा रही है जो भारत के फेवर की है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्सरसाइज करी जा रही है तो ऑटोमेटिक ही ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑकस, क्वाड। इंडोनेशिया के साथ करी जा रही है, आसियान इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडोनेशिया एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, मलक्का स्ट्रेट। आप सब आज जाकर मैप में देखेंगे, लिख लो मलक्का स्ट्रेट कहां पर है। और मेरे से अगली क्लास में पूछ रहा आप मलक्का स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। नहीं, आपको पता है तो अच्छी बात है, बाकियों को नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है फिर, ओके, मतलब जैसे आप मैनेज करना चाहो, ठीक है। ऑकस, क्वाड, उसके बाद मलक्का पढ़ना है, फिर मैं मलक्का डिलेमा बताऊंगा। ये लिख लो कि तुम मुझसे पूछना अगली क्लास में मलक्का डिलेमा क्या है। डिलेमा बताया आपको क्या होता है? वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, इसी को बोलते हैं डिलेमा, ठीक है।
इंडिया मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2022 commenced at Pulai Kulang, Malaysia on 28th November and will culminate on 12th December 2022. Combat experienced troops of Garhwal Rifles Regiment. Garhwal Rifles जो रेजिमेंट है ये कौन सी बटालियन है? इन्फेंट्री है, आर्मर्ड क्या है? इन्फेंट्री है। डोगरा क्या है? इन्फेंट्री है, बिल्कुल। रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड द रॉयल मले रेजिमेंट ऑफ द मलेशियन आर्मी आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज दिस ईयर टू शेयर एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग ऑपरेशंस। कई बार ये जो एक्सरसाइजेज होती है ये ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइजेज भी करी जाती हैं। क्यों करी जाती है ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज? क्योंकि जिस तरह भारत के, अगर आप भारत का भूगोल देखोगे और इन कंट्रीज का भूगोल देखोगे, यहाँ पे कभी भी सुनामी आ सकता है, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो कई बार जो दूसरी कंट्री जिस तरीके से डिजास्टर रिलीफ करती है वो हमसे बहुत बेटर करती है, उनके पास हमसे बेटर टेक्निक होती है, तो हम वो सीख सकते हैं और अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंडियन आर्मी को भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, हमने केरला के अंदर देखा, उत्तराखंड के अंदर देखा, इतने सारे डिजास्टर है। तो ये जो लर्निंग्स होती हैं ये शेयर करी जाती है एंड देन यू ट्राई टू इंप्रूव योर ओन सिस्टम। क्लियर? ओके, तो ये लिखा, मतलब जितने लोग लिख रहे हो छोटा छोटा तो लिखते ही रहो आप। ओके, पुलाई कुलांग मलेशिया 28 नवंबर, कल्मिनेट होगी 12 दिसंबर, हो गई होगी अब तो। आज क्या 14 है ना आज? हाँ 15, तो ये तो खत्म हो गई। ओके, Pan Indian Coastal Defense Exercise Sea Vigil 2022. This was even asked in the exam. The third edition of Pan Indian Coastal, Pan India शब्द का मतलब क्या है ये बताओ? हाँ बिल्कुल, ओके हाँ हाँ ठीक, राइट। तो थर्ड एडिशन ऑफ पैन इंडियन कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2022 विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 15 to 16 नवंबर 2022 में। ठीक है, यानी कि एक अब स्टार्ट हुई है, आज नहीं, हो गई नवंबर। ठीक है, ठीक है, ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ 7516 कोस्ट लाइन है हमारी। एक क्वेश्चन निकलता है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन भारत के कौन से स्टेट की है? हाँ, सबसे लंबी कोस्ट लाइन अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी कंट्री के साथ, ठीक है, तो एक्सरसाइज विल बी अंडरटेकन अलोंग दी एंटायर 7516 कोस्ट लाइन। अब यहां पर एक वर्ड यूज करा गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है, जैसे ये भारत का नक्शा है, इससे जितनी भी 200 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस है, उसमें जितनी भी चीजें रेयर अर्थ मिनरल्स मिले या कुछ भी चीज मिले, उस पर भारत का हक होगा। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर इसके अंदर कोई भी जहाज घुसता है, उसको भारत से परमिशन लेनी पड़ेगी। लास्ट ईयर एक अमेरिका का जहाज था जिस पर बवाल मचा था, वह भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसा था विदाउट इट्स परमिशन। उसने बोला था कि हम यूनाइटेड नेशन के नेविगेशन रूल्स को यूज करें, जिसके तहत हम कहीं पर भी घुस सकते हैं, और भारत ने अपनी तरफ से कहा था कि आप हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बैरियर्स को तोड़ कर आ रहे हो। That was an incident which was in the news. So exercise will be undertaken along the entire 7516 kilometer coastline exclusive economic zone of India. Will involve all the coastal states and union territories along with other maritime stakeholders including fishing and coastal communities. उसमें आपकी कराई जाएगी एक्सरसाइज सी विजिल 2022। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी इन कोऑर्डिनेशन विद द कोस्ट गार्ड एंड अदर मिनिस्ट्रीज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मैरीटाइम एक्टिविटीज। ये एक्सरसाइज कोस्ट गार्ड के साथ क्यों करवाई जा रही है? सिर्फ इंडियन नेवी खुद क्यों नहीं कर लेती? हाँ ठीक है, और नहीं, मोटिवेट इज नॉट द फैक्टर है, मोटिवेट थोड़ी होगा। आप पढ़ो इसको, सी विजिल पढ़ो ना। सी विजिल, सी का मतलब क्या हुआ? समुद्र। विजिल का मतलब होगा सतर्क रहना है आपको। तो कोस्ट तो इंपॉर्टेंट हो गई ना। कोस्ट के आगे की जो एक्सरसाइजेज है वो इंडियन नेवी देखती है। अगर आप देखोगे, अगर कोई अंदर लोग बंदे घुस रहे हैं, उनको पहचानना है, कसाब जैसे लोग घुस रहे हैं, कोई टेररिस्ट घुस रहा है, उसको सबसे ज्यादा ड्रग्स आ रहा है, ड्रग्स को पकड़ने का काम किसका है? कोस्ट गार्ड। अब समझ में आया? सी विजिल, समुद्र पे सतर्क रहना है। अगर सतर्क रहना है, और आपके इंडियन कोस्ट गार्ड को क्या बोला? तट रक्षक है ना, वो तटों के रक्षक। आया समझ क्यों है ये? तो आप कई बार शब्दों से ही पकड़ सकते हो चीजों को। प्रस्थान कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। प्रस्थान इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर अंडर द एजेस ऑफ हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न नेवल कमांड। Exercise which is conducted every 6 months aims to integrate all efforts, all maritime stakeholders involved in offshore defense. The Indian Navy, Indian Air Force, Indian Coast Guard, ONGC Mumbai Port, the Police Fisheries and Custom are part of the Prasthan exercise. नेवी समझ में आती है, कोस्ट गार्ड समझ में आती है, ये बताओ ओएनजीसी क्यों है इस एक्सरसाइज के अंदर और इंडियन एयरफोर्स क्यों है इसके अंदर? स्टार्ट विद ओएनजीसी। ओएनजीसी क्यों है?
बिल्कुल सही। ऑफशोर का मतलब आपको पता है, समुद्र के बीच के अंदर तेल निकाला जाता है, उसी को बोला जाता है ऑफशोर वेसल्स। ठीक है, ऑफशोर, आप ये समुद्र है, ये हमारा है, समुद्र के अंदर 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 जाके वो तेल निकाल रहे हैं, तेल निकालते हैं ना, उसको ऑफशोर वेसल बोला जाता है। तेल निकालने वाली कंपनियां कौन है? रिलायंस हो गई, ओएनजीसी हो गई। समझ में आया ओएनजीसी क्यों है इसके अंदर? ठीक है, अगर तुम्हें कंटेनर टाइप का दिख रहा है तुमको, ठीक है, इसलिए तो प्रस्थान इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। एक्सरसाइज बेसिकली इंटीग्रेट करती है मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स को, ट्रेन करती है इनको, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का अटैक हो, किस अटैक के अंदर, किस परिस्थिति के अंदर आप क्या करोगे। सो द इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, ओएनजीसी, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, आप देख रहे हो मुंबई पोर्ट अथॉरिटी भी है, ओएनजीसी भी है, दे गेट ट्रेन्ड अबाउट इट, ट्रेंड हो जाते हैं वो इसके अंदर कि इस परिस्थिति में हमें ये करना है, इस अटैक के अंदर हमें ये करना है। अगर कोई मिलिटेंट अटैक कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छा एम है ना, आप देश की इकोनॉमी को उड़ा सकते हो एक बारी के अंदर। सोचो अगर जलते हुए ओएनजीसी की फोटो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में कवर कर रही है, यही तो टेररिस्ट चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर एबल टू ब्लास्ट द, मतलब इफ दे आर एबल टू टारगेट एंड ब्लास्ट द इंटायर मेट्रो स्टेशन, कितनी बड़ी जीत है ये टेररिज्म के लिए, और कितनी बड़ी हार तो है भारत के लिए। यही तो है कि उसको टारगेट करा जाए। वो टेररिस्ट दो तरीके से काम करेगा, एक तो सिविलियंस को मारेगा, यहां तक ठीक है। जब वो फौजियों के इंस्टॉलमेंट को हिलाएगा तो उससे क्या होगा कि जो फौज अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो तुम्हारी क्या करेगी। टेररिज्म का मेजर काम है डर पैदा करना, फियर पैदा करना। एक्सरसाइज इसलिए करी जाती है दैट यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। लिखा है ना वहां पर राइट में आपके, मतलब he who seeks peace must prepare for war and he who seeks to remain independence must have the strength to do so। इंडियन आर्मी की बड़ी प्यारी कोट है ये, कि अगर आप शांति चाहते हो तो युद्ध की लगातार तैयारी करनी है, और आप चाहते हो कि आप स्वतंत्र रहो तो आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कैलिबर होना चाहिए। स्ट्रेंथ और कैलिबर ताकत से आएगा, आत्मविश्वास से आएगा, पैसे से आएगा, डिप्लोमेसी से आएगा, इंटरनेशनल अफेयर्स से आएगा, गुड पॉलिटिकल सिस्टम से आएगा, गुड पॉलिटिशियन से आएगा, जब दृढ़ निश्चय लिया जाएगा। तो वही कहता है, इसीलिए एक्सरसाइज करवाई जाती है। जितनी भी फौजें हैं दुनिया के अंदर, वो ब्लड स्वेट एंड टेयर्स पे बिलीव करती है कि अगर आज आप परिश्रम करोगे तो कल आपको फल मिलेगा। जैसे आज आप मेहनत कर रहे हो, आप में से काफी सारे होंगे या फिर इससे पहले आपके दोस्त होंगे या पहले, जब आपने एग्जाम की तैयारी 1 या 2 महीने पहले करी, नहीं वर्कआउट हुआ। सम ऑफ यू माइट बी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सम ऑफ यू माइट नॉट हैव बीन वर्किंग विद अ स्ट्रैटेजी, इट कैन बी एनीथिंग। जब आप स्ट्रैटेजिकली उस पर कर रहे हो, टाइम लगा के कर रहे हो, द चांसेस आर दैट द रिजल्ट विल बी ऑन योर फेवर। तो सेम थिंग गोज हियर। उसके बाद इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन जापान। इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन 26th इंटरनेशनल मालाबार नेवल एक्सरसाइज, begins in Yokosuka of Japan। लिखो इसको, इन दी मालाबार नेवल एक्सरसाइज। ऑस्ट्रेलिया है, ये कौन है? कौन है? कहां के एडमिरल है? हाँ, कौन? हु इज द एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी? हाँ, वही पूछ रहा हूं। In the Malabar naval exercise, Australia, Japan and USA are also participating. Indian naval ships Shivalik and Kamortra are ready to demonstrate at the event. Please write these names. मालाबार एक्सरसाइज काफ़ी पुरानी भी है आपकी, काफ़ी रिकग्नाइज्ड भी है आपकी। तो इट स्टार्टेड इन 1992, ये वाला फैक्ट उठाएगा वो, इसको लिख देगा मालाबार एक्सरसाइज स्टार्टेड इन 2002। वो ना नंबर्स को भी इस तरीके से लेता है कि पहले 2 नंबर सेम लगे, 1992 की जगह 2002 कर देगा, ठीक है, या 1982 कर देगा, सो दैट आपको लगे हाँ कुछ देखा देखा लग रहा है। अगर आपने क्लैरिटी से नहीं पढ़ा है तो आप मिस्टेक करोगे उसके अंदर। Okay, so Malabar exercise was initiated in 1992 between navies of India and United States. आज की डेट के अंदर आप देखो 13 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू विल बी रिव्यूड बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली, मतलब रिसेंट थोड़ा टाइम तो हो ही गया है, तो द जापानीज प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई थी, क्या नाम था उनका? ओके, लिखा? यस, क्या लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, ओके। कौन कौन सी कंट्री है इसके अंदर जिनमें पार्टिसिपेट करे, जो है लिखी हुई है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। ठीक है, कौन से नंबर की एक्सरसाइज है? 26वें।
कब स्टार्ट हुई? 1992। एक और तरीका है इसको याद करने का, 1992 की ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, 1992 में एक और चीज हुई थी इंडिया में, क्या? एक बहुत मेजर, वो तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो पहले की है। बाबरी मस्जिद कब हुआ है? याद कर लो, ठीक है। इस तरीके से इन इवेंट्स के साथ याद करोगे ना, चीजें याद हो जाती हैं आपको। ओके, उसको मत देखो तुम, मुझे देखो। ओके, आइनस त्रिकन पार्टिसिपेट इन सी स्वॉर्ड 2। हम ना मैपिंग भी करेंगे, मैं आपकी मैपिंग की एक्सरसाइज कराऊंगा, बड़ी मजेदार होती है, उससे ज्योग्राफी के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ओके, यह मैप आ गया, तो ये देखो, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खम्बत। अगर इस तरीके से चाइना हमको सराउंड कर लेता है, भारत को, ये होता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इस तरीके से इंडिया सराउंड कर लेता है, इसको तोड़कर, ये होता है डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी। इसके लिए मेरे को मैप चाहिए तुम्हें पढ़ाने के लिए, मैप नहीं है अभी मेरे पास, ठीक है। तो ये डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी होती है, और यहाँ से बहुत सारा ट्रेड निकल रहा है, यहीं पे साइड में चल के मलक्का का है। जैसे चाइना का 70 से 82% ट्रेड निकलता है, तुम चाइना का ट्रेड रोक दो, चाइना खत्म। तुम 4 मिसाइल्स, मतलब दिस इज ऑब्वियसली इजियर सेड देन डन, तो मिसाइल्स वियतनाम में लगा दो, इंडोनेशिया में लगा दो, फिलीपींस में लगा दो। चाइना तो पूरा का पूरा ईस्टर्न साइड पे ही बसा हुआ है, आप लगा दो, देखो चाइना कैसे रैटल्ड होता है। बट लेट्स सी हु विल डू इट इवेंचुअली। बस इससे वॉर होने के चांसेस फुल हो जाएंगे पर ठीक है। सो आईएनएस त्रिकंड, आईएनएस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन, हाँ ठीक है। INS Trikand had participated in combined maritime forces led Operation Sea Sword 2 in the northwest Arabian Sea. The operation was held to prevent narcotics trade and stop. अब आप देख रहे हो इस एक्सरसाइज का एजेंडा बदल गया है। इससे पहले इंटर ऑपरेटेबिलिटी थी, साथ में रहते, यहां पर एजेंडा क्या हो गया? प्रिवेंट नारकोटिक्स ट्रेड एंड स्टॉप स्मगलिंग एंटिटीज फ्रॉम यूजिंग द सीज फॉर देयर निफेरियस एक्टिविटी, यानी ड्रग्स की बात हो रही है। अब ड्रग्स की बात होती है तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज निकल कर आते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। एक को हम बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट, और दूसरे को बोलते हैं हम गोल्डन ट्रायंगल। लिखो, गोल्डन क्रेसेंट, जो छोटा वाला चंदा मामा नहीं होता ऐसे वाला कटा हुआ वाला क्रेसेंट, CRESCENT होना चाहिए, देखो क्या है स्पेलिंग। हाँ, ट्रायंगल। ये अफगानिस्तान दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है कोने पे, सबको दिख रहा है? ये गोल्डन क्रेसेंट है। म्यांमार की साइड आते, पूरा मैप नहीं है मेरे पास, वहां पे गोल्डन ट्रायंगल है। ट्रायंगल मतलब, क्रेसेंट बेसिकली बता रहा है यहां पे धंधा होता है अफीम का, ओपीएम का, ड्रग्स का। ड्रग्स से पैदा होगा इलीगल पैसा, इलीगल पैसे से पैदा होगा टेररिज्म। पैसा तो चाहिए ना टेररिज्म करने के लिए, कौन मुफ्त में जान देने को तैयार है? कोई नहीं देता। ओके, फिर गोल्डन ट्रायंगल का होता है। अब ये जो ड्रग्स बना, एक तो ये रूट है, एक यहां से भी तो आएगा, इसलिए एक्सरसाइज है। क्लियर? एक और है, एक दूसरी जगह, एक तो ये, और कौन सा ड्रग कार्टेल दुनिया में फेमस है? मेक्सिको, सदर्न अमेरिका वाला। वो हमारे पास इतना नहीं आता क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मार्केट है ना, यूरोप मार्केट है और यूएसए मार्केट है, और इंडिया उनके लिए चिंदी है। वी डोंट स्पेंड सो मच ना, अमेरिकन तो खूब पैसा है उनके पास, राइट? तो हमारे पास क्या है? ये गोल्डन क्रेसेंट है, वो है, कभी दिखाऊंगा मैं आपको जब फुल मैप होगा। तो INS Trikand has participated in combined maritime forces in Sea Sword 2 in northwest Arabian Sea. The operation was held in prevent. ज्यादा जो ड्रग्स एंटर होगा ना वो इस एरिया से बहुत होता है, गुजरात, मुंबई। Why would they target मुंबई? अगर मुझे ड्रग्स बेचनी है फॉर एग्जाम्पल, मैं मुंबई को टारगेट करता हूं, क्यों? हाँ ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल, और मतलब सेलिब्रिटी थोड़ा डिबेटेबल है, बट सबसे इंपॉर्टेंटली पैसा। भाई खरीद लोगे ना, तुम पैसा देने को तैयार हो ना? मैं 10 रुपए की चीज को बेच सकता हूं ना वहां पे 10 लाख रुपए की। दैट इज वाई खरीदने, माल खरीदने के लिए भी तो लोग होने चाहिए, ठीक है? ओके, तो द ऑपरेशन वाज हेल्ड टू प्रिवेंट नारकोटिक्स ट्रेड एंड स्टॉप। नारकोटिक्स पता है क्या होता है? ड्रग्स, ठीक है? और यहां पे एक और वर्ड यूज करा गया है, स्टॉप स्मगलिंग। स्मगल भी होता है, स्मगल क्या होगा? इलीगल। अब जब अगर
इंडिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये जैसे बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल की कॉस्ट 50 रुपए है। तुमने ऐसी 5 करोड़ बॉटल सप्लाई कर दी कंट्री के अंदर जिसकी अकाउंटिंग नहीं है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जस्टिन ये बनाता है, पूरे इंडिया में सिर्फ जस्टिन बनाता है, जस्टिन महीने की बनाता है 100, ठीक है। अब आरती ने क्या करा, आरती ने स्मगलिंग करवाई इंडिया के अंदर, और जैसे ही बनाता है 100, आरती ने 1000 ले आई। अब वो जो 1000 बना के लाई, अब इसने तो 100 बनाई तो 100 सरकार को टैक्स दिया, देगा ना, ये पैसा इतना कमाया। ये जो 1000 इलीगल रूट से लेकर आई, ये पैसे देगी सरकार को? नहीं। अब ये 1000 आई, 1000 यानी कि मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, मार्केट से सप्लाई बढ़ गई, इलीगल सप्लाई है, जो रेट है वो ऊपर नीचे होने लग जाएंगे। ये इनकम टैक्स भरने वाली है? नहीं भरने वाली। इससे महंगा होगा, इससे बढ़ेगी इन्फ्लेशन। अकाउंटेड नहीं है ना ये पैसा। अब तुम बोलोगे सर इससे तो चीजें सस्ती होंगी, महंगाई कैसे होगी? क्योंकि 100 थी, अब 1000 मतलब 1100 मिल रही है। अब ये इससे होंगी कि ये इसके पास ये जो 1000 है, ये 1000 बेच के जो पैसा कमाएगी वो इलीगल है, ठीक है। इसके पास ज्यादा पैसा आ गया, तुम सबके पास नहीं है। अब इसके पास ज्यादा पैसा आ गया, मान लिया जाए तुम सबके पास है 100 रुपए, इसके पास है 1000 रुपए, ये जाके फालतू की स्पेंडिंग करेगी मार्केट के अंदर। अब ये जब फालतू की स्पेंडिंग करेगी, मार्केट को लगेगा कि लोगों की कमाई बढ़ गई है, लोगों की कमाई बढ़ गई है, तो फिर लोगों की चीजों के दाम बढ़ने लग जाएंगे। तुम्हारी कमाई वो है, बस जस्ट इसके पास पैसा है, इससे इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। इसीलिए जो इलीगल पैसा होता है, 2 नंबर के धंधे का पैसा है, सिंस इसको सरकार कैप्चर नहीं कर सकती, ये मार्केट के दाम बढ़ाते हैं, इससे पैदा होता है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है जो कभी इकोनॉमिक्स में देखेंगे, पर तुम्हें मोटा मोटा समझ में आया। जब भी देश में इलीगल पैसा आएगा, जब भी इलीगल पैसा आएगा, फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर आ गया वो जो इलीगल पाकिस्तान पैसा भेजता है ना, वो पैसा आ गया बहुत, 100 करोड़ 500 करोड़ आ गए। अब हम सब 40 लोग हैं, हम सब में 10-10 करोड़ का पैसा बट गया, तो हम अब अंधी स्पेंडिंग करेंगे ना। मार्केट को थोड़ी पता है कि हमारे पास पैसा कहां से आ रहा है। मैंने 10 करोड़ की स्पेंडिंग करी, मैंने एक दिन जाके सोना अगर रोज बिक रहा है 5 किलो, मैंने हम सब ने मिलजुल के 50 किलो सोना खरीदना स्टार्ट कर दिया, सोने की कीमत बढ़ जाएगी, आम जनता की लग जाएगी। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन क्रिएट करना, क्योंकि ये जो आरती प्रोडक्ट लेकर आई और ये जो मनी है, ये अनअकाउंटेड फॉर है, इसको सरकार काउंट नहीं कर पाती। डीमोनेटाइजेशन इसी को रोकने के लिए करने की थी। अब वो सक्सेसफुल ही नहीं हुई कि नहीं हुई, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट इसी को पकड़ने की थी, ये अनअकाउंटेड पैसा सरकार के पास आ जाए इन्फ्लेशन के लिए। सॉरी फॉर डाइग्रेसिंग, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। तो ये स्मगलिंग एंटिटीज का मैं इसलिए बात कर रहा था, मैं तो बोतल की बात कर रहा था। अगर स्मगल करके आईफोन्स डाल दिए जाए तो आप समझ सकते हो कैसा होगा। इसलिए इसको रोकना इंपॉर्टेंट है। ये लगेगा हाँ स्मगल माल है, स्मगल्ड माल ऐसे आता है। एक और माल स्मगल्ड होकर आता है, चाइनीज आइटम्स, और उसको लेकर खुद चाइनीज आ रहे होते हैं। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो डेंजरस। इट इज नॉट ओनली अबाउट ड्रग्स, इट इज अबाउट एवरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, क्योंकि ये आपकी इकोनॉमी को हिट करेगा। देश को तोड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इकोनॉमी उनमें से एक है। Okay, so the effort is the part of Indian Navy commitment to ensuring safety of the seas, collective security in the region, as espoused by the Sagar vision of Honorable Prime Minister of India. 25th Navy Chief Admiral R. Hari Kumar, Indian Navy founded 26 January 1950, Indian Navy न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्स है। 26 जनवरी इस साल कुछ चेंजेस हुए थे इंडियन नेवी में। क्या थे वो? इंसिग्निया बदल दिया गया था। हाँ, इंसिग्निया का अब शेप क्या है? ऑक्टागनल, ठीक है, ऑक्टागनल शेप है। ऑक्टागनल का मतलब क्या है? 8, ठीक है। 8 का मतलब क्या है? ऑक्टागनल क्यों है बताओ? ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? ऑक्टागनल, ऑक्टागनल क्यों है? ऐसा शेप है ना, बहुत बढ़िया। किसने बोली बात? हाँ, 8 डायरेक्शन को शो करता है। बेसिकली इंडियन नेवी किसी भी डायरेक्शन में काम करती है। ये जो उसके अंदर का गोल्डन वाला मटेरियल है, किससे इंस्पायर्ड है? ये शिवाजी की किस चीज से इंस्पायर्ड है? नहीं, छत्रपति शिवाजी की सील से इंस्पायर्ड है, उसकी सील से इंस्पायर्ड है। इंडियन नेवी का मोटो क्या है? नहीं नहीं, बताओ। लास्ट में वरुणा आता है, सुना ही नहीं रहा मेरे को। हाँ, बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही कहा। मतलब क्या है उसका? गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? ये क्वेश्चन है, थक तो नहीं गए? ठीक, ओके, लिख लिया। ये सागर विजन लिखो, सागर विजन।
ये इंपॉर्टेंट है। सागर विजन क्या है? espoused by the Sagar vision of the Honorable Prime Minister of India. Next, Army Chief received Guard of Honor at Paris. Army Chief General Manoj Pandey received Guard of Honor at the Les Invalides in Paris on 17 November 2022. Guard of Honor की कोई है यहाँ पे? NCC इस बैच में है कोई? NCC ओके। हाँ, क्या होता है गार्ड ऑफ ऑनर, बताओ इनको। हम्म हम्म, ठीक है। और तुम भी एनसीसी हो, बताओ क्या है गार्ड ऑफ ऑनर? हाँ, सलामी शस्त्र। हाँ, ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर। ओके, बहुत सेंटिमेंटल होता है। सो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे रिसीव गार्ड ऑफ ऑनर एट द लेस, कोई कुछ बोल रहा था, अच्छा, लेस इनवैलिडेस एट पेरिस ऑन 17 नवंबर। जनरल पांडे लेफ्ट फॉर फ्रांस ऑन नवंबर 14 ऑन अ 4-day विजिट टू फर्दर स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द इंडियन एंड फ्रेंच आर्मीज। हाउ डू यू फाइंड द कि भारत और फ्रांस के बीच में डिप्लोमेटिक और डिफेंस रिलेशंस आज की डेट में कैसे हैं? दर गुड बैड अगली क्या? गुड ओनली भैया, रफाल दे रहा है वो हमको ऑब्वियसली, मतलब क्विड प्रो क्यों, हम भी उनके लिए काफी सारे स्टैंड ले और इस वक्त हु इज हेडिंग फ्रांस? उससे पहले कौन थे? सुनाई नहीं? वो था उस, कोई और नाम है यार, मैं कोई, वही था, सम अदर नेम, कुछ और नाम था उसका, ठीक है। एनीवेज, तो एनीवेज ओके, इमैनुअल मैक्रो। और उसके बाद इंग्लैंड के पीएम का नाम क्या है? हाँ, ऋषि सुनाक, ठीक है। ऋषि सुनाक आपको पता है ना किसका दामाद है? विप्रो नहीं, इन्फोसिस, हाँ, नारायण मूर्ति का दामाद है वो, ठीक है। उसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? नेतान्याहू तो पहले था, आपका बताओ। प्राइम मिनिस्टर लिखते तो रहते हैं ट्विटर पे मोदी जी मोदी जी, नेतान्याहू तो पहले था, बेंजामिन नेतान्याहू, बताओ। हाँ, नहीं नहीं, देखो कौन है, बताओ। ओलांदी है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये करेक्ट, वही कह रहा था मैं आपसे। ये प्लीज इनको अपने यार फिंगर टिप्स पे रखो। इसराइल, इसराइल का कौन है, इसका कौन है? अच्छा ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ये है आपके बिडेन है यूएस का, बिडेन डेमोक्रेट है रिपब्लिकन है? हाँ ठीक है, रिपब्लिकन कौन था? ट्रम्प था, ठीक है। ओबामा कौन था? हाँ ठीक है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश क्या था? रिपब्लिकन है वो, ठीक है। तो अब इसके बाद पढ़ो, आपको पॉलिसी से पता लग जाएगा। ओके, तो एनीवेज, तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ये बेसिकली दो मेजर पार्टीज हैं यूएस के अंदर। तो जो रिपब्लिकन है आप उनको मान लो वो राइट ऑफ द सेंटर है, और जो डेमोक्रेट्स है वो लेफ्ट ऑफ द सेंटर है। जो लेफ्ट और राइट विंग का डिबेट नहीं चलता रहता है, लेफ्ट और राइट विंग असल में अमेरिका के एग्जाम्पल में बहुत सूट होती है, इंडिया में नहीं होती, क्योंकि इंडिया में जो पार्टियां होती है, ऐसे रिजर्वेशन का जो मुद्दा है कि लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए, ये लेफ्ट पार्टी का मुद्दा है। बट इसके अंदर अगर आप देखोगे, लोग बोलते हैं कि बीजेपी राइट ऑफ द सेंटर पार्टी है। नहीं, बीजेपी राइट ऑफ द सेंटर पार्टी है ही नहीं, वो इस मुद्दे पे तो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है, लेफ्ट पार्टीज के साथ खड़ी हुई है। तो भारत के अंदर मुद्दों के हिसाब से पार्टी अलग अलग होती है। ओके, तो इसलिए भारत के अंदर बिल्कुल बोल देना ये लेफ्ट विंग पार्टी है, राइट विंग पार्टी है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरीके से काम नहीं चलता इंडिया के अंदर। ओके, दो इट इज वेरी क्लियर इन द केस ऑफ यूएस। अब जैसे ये आर्मी चीफ की बात करी हो, जनरल मनोज पांडे, एक सवाल इससे ये बनता है कि जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के कौन से नंबर के आर्मी चीफ है सवाल? फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, एट्थ है। दूसरा सवाल ये बनता है कि जो आपके आर्मी चीफ है ये कौन सी कोर से आते हैं? बिल्कुल सही, ठीक है। क्या इंजीनियर कोर, मतलब, और फिर उसके बाद बनता है दिस वन स्पेशल थिंग अबाउट हिम, ये इंजीनियर कोर से आए, ये एक्स एनडीए है कि एक्स टीएस है? ये एस एनडीए है। अब देखो,
नेशनल डिफेंस एकेडमी करी उन्होंने, आईएमए करा, उसके बाद इंजीनियरिंग कोर ज्वाइन करी है। जनरली इंजीनियरिंग जैसे कि अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हो तो बारीकी बार टेक्निकल एंट्री स्कीम भी आती है, आपकी एसएससी टेक भी आती है, टीजीसी से भी आए, उससे अभी तक भारतीय थल सेना का कोई भी चीफ नहीं बना है। ये पहला इंजीनियर है जो बना है, दैट इज वाई सर इज वेरी स्पेशल ऑल्सो फ्रॉम इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जनरल पांडे हेल्ड एक्सटेंसिव टॉक्स विद द टॉप मिलिट्री ब्रास of France, including Chief of Defense Staff, Chief of Army Staff, and the Commander of Land Combat Forces. Who is the current Chief of Defense Staff? कौन सी यूनिट से इंडियन आर्मी के? अरे गोरखा कौन सी? गोरखा 511 गोरखा, कौन 3 गोरखा 4 गोरखा कौन सी? ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रखो यार। अब सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को ये बिल्कुल पता होना चाहिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहां से आते हैं, एक्सएनडीए क्या है, बिल्कुल। दिस इज नॉट कि वो सिर्फ एग्जाम में आएगा तभी मैं उसे रटूंगा, ये तो एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए। अब जिस फौज के बारे में जा रहे हो उसके बारे में बेसिक चीजें पता हो कि उस फौज का जो टॉप मोस्ट ऑफिसर है वो कौन है, कहां से है, किस लिए है। यू नीड टू नो दिस, एटलीस्ट रिस्पेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। अभी से करना स्टार्ट करो। आगे, इंडियन आर्मी साउथ वेस्टर्न कमांड कंडक्ट्स इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज। साउथ वेस्टर्न, अब इसमें वर्ड यूज करा गया इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज, तो इस वर्ड यूज करा गया इंटीग्रेटेड, यानी कि काफी सारे एमिनेशन को साथ में लाए होंगे, इंटीग्रेट करा होगा, उसके बाद बम बरसाए होंगे। इस एक्सरसाइज को क्यों करा जाता है? एक तो इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए जब हम अपने देश में कर रहे हैं, और दूसरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए दूसरी कंट्री पे कि इस तरीके से हम तुम्हें बर्बाद करेंगे। साइकोलॉजिकल एंगल भी है इसका। ओके, सो साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज शत्रुनाश एट MFR इन थार डेजर्ट। थोड़ी देर पहले यूज करी थी हमने ये, बताओ क्या है? हाँ हाँ, बस बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ वही है ना, ठीक है, बन गए क्वेश्चन। पूछ देगा ये MFR का फुल फॉर्म क्या है, ये कहां पर है, ऐसे ही बनते हैं सवाल। शत्रुनाश एक्सरसाइज कौन सी है? बोल देगा शत्रुनाश एक्सरसाइज इंडो यूएस के बीच में हुई थी अगेंस्ट, वो युद्ध अभ्यास को शत्रुनाश या किसी और से कंपेयर करके आपको बेवकूफ बनाएगा, इन शब्दों को रिप्लेस कर देता है वो, फिर बोलेगे यार एमसीक्यू में गलती हो गई। लिख लिया? एक्सरसाइज विटनेस यूज ऑफ मल्टीफेरियस फायरिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंटीग्रेटेड मैनर इन्वॉल्विंग बोथ ग्राउंड एंड एरियल मनूवर्स। ग्राउंड मनूवर और एरियल मनूवर। मनूवर का मतलब होता है जैसे मैं अगर सांप हूं तो अगर मैं ऐसे 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 चलूं, गाड़ी को ऐसे ऐसे लेके जाऊं, इसको बोलते हैं हम अंग्रेजी भाषा में मनूवर करना। गाड़ी को घुमा रहे हो आप, फौज मनूवर करती है, ठीक है। एरियल मनूवर हवा में मनूवर कर रहा है, ग्राउंड मनूवर ग्राउंड में मनूवर कर रहा है। अगर एरियल मनूवर करा जा रहा है तो एरियल के लिए इंडियन आर्मी की कौन सी यूनिट है? आर्मी एविएशन, ठीक है, आर्मी एविएशन कोर होगी। तो एक्सरसाइज विटनेस द यूज ऑफ मल्टीफेरियस। आर्मी एविएशन के साथ एक और चीज क्या यूज करे गए होंगे? बहुत बढ़िया, ड्रोन्स यूज करे गए होंगे। ड्रोन्स का इंटीग्रेशन हो ही रहा है, एंड दैट इज व्हाई ड्रोन्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डेंजरस एंड लीगल ऑल्सो। तो एक्सरसाइज विटनेस द यूज ऑफ मल्टीफेरियस फायरिंग प्लेटफॉर्म्स। अब एक तो चीज ये है कि हम दुश्मन को दिखा रहे हैं, दूसरी चीज इस एक्टिविटी से ये भी चेक हो जाती है कि आज की डेट में हमारी कैपेबिलिटी क्या है कि कल अगर युद्ध हो जाए तो ये चेक होता है इसके साथ। प्रोजेक्ट 15 भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रोजेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में उठा के क्वेश्चन पूछेगा। INS मोरमुगाओ इज द सेकंड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B। इसमें एक वर्ड यूज हुआ, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स, designed by the Warship Design Bureau, Indian Navy's in-house organization and built Mazagon Dock। Warship Design Bureau, Naval Design Bureau, बहुत कॉमनली पूछे जा रहे हैं ये सारे वर्ड्स। Warship Design Bureau, Indian Navy का in-house organization and built by Mazagon Dockyard Shipbuilders Limited। आप अगर पहली लाइन पढ़ोगे इसके अंदर इतने फैक्ट है। INS मुरगांव किसके अंदर है, प्रोजेक्ट 15B क्या है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लिख देगा वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो अंडर DRDO, ये आएगा ऐसे लिखकर। प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर डिजाइन बाय द वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो अंडर DRDO, और यहीं पे आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे ही बदलता है ये, तब इसलिए आपका गलत होता है क्योंकि आपने सिर्फ एक बार रीडिंग करी हुई है। रीडिंग में यही तो प्रॉब्लम है, एक बार रीडिंग करने से थोड़ी याद होता है, 2 3 4 बार जब तक नहीं पढ़ोगे। आप कोई कंप्यूटर थोड़ी हो, आपकी जगह मैं बैठूंगा मैं भी 3 4 बार पढ़ूंगा,
वन टाइम में रीडिंग करके थोड़ी याद होना है आप लोगों को, 3-4 बार करना है भैया, तब याद होंगी ये सारी चीजें। वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, अब वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो को उसने बोल दिया यहां पर वॉर डिजाइन ब्यूरो, ठीक है। वॉरशिप के साथ बताऊं क्या करेगा, लिखिएगा वॉरफेयर डिजाइन ब्यूरो। तुमको सब सेम लगेगा, आज से एक हफ्ते बाद पूछूंगा ना तुम्हें, वॉरफेयर वॉर डिजाइन सब सेम लगेगा अगर रिवाइज नहीं करा है। होता है ना एग्जाम के अंदर, सभी सेम लगने लग जाते हैं, दैट इज व्हाई रिवीजन इज कंपलसरी। So Warship Design Bureau, Indian Navy's in-house organization and built by MS Mazagon Dock Shipbuilders Limited, मुंबई। अब जैसे लिखा है Mazagon Dock Shipbuilders Limited, वो क्या करेगा, मुंबई काटेगा, लिखेगा गोवा। लो जी एमसीक्यू बन गया, फिर बन गया आप बेवकूफ। आपने लगा यार क्लास तो लगाई थी सर के साथ, आंसर गलत हो रहा है। आंसर गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। इसलिए एक बंदा जिसने लिखा है उसके बाद एक बार जिसने नोट्स पढ़े उसकी 2 बार हो गई, और इसलिए वो पास हो जाता है। रिवीजन की बिना नहीं होगा पास। तुम ये सोच रहे हो बस क्लास लगा लूं, हाँ हो, कुछ नहीं होगा। देन यू आर वेस्टिंग टाइम, योर्स एंड माइंड बोथ। इसको रिवाइज करना है कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली रिवाइज करो। रिवाइज के 2 तरीके, या तो सैटरडे संडे फिक्स कर दो अपने रिवीजन के, या घर जाओ और 1 घंटा निकाल के सुबह से शाम के अंदर कम से कम एक बार उन पन्नों को अपने आंखों से निकाल लो, कम से कम एक बार आंखों। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होने के बाद अभी दिमाग में रिफ्रेश्ड है, पहुंचे फटाफट उनको पन्नों को निकाल लो, वो याद तो रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने मंडे से फ्राइडे ही करा, तो सैटरडे को वो थोड़ा तो याद रहेगा, नहीं तो सैटरडे को आधा दुख इस बात का होगा याद ही नहीं है यार। दुख में रहने से क्या होगा, दुख से सिर्फ चिंता बढ़ती है, और चिंता से सिर्फ मृत्यु होती है, ठीक है। तो वो करना ही नहीं है ना अपने को, यू नीड टू बकअप, ठीक है। दिस स्टिल अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू क्लियर द एग्जामिनेशन। 4 महीनों के अंदर तुम फोड़ दोगे यार सीडीएस को। ओके, दिस इज नथिंग, यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। में बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, इसलिए नहीं कि तुम मेरे स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू सीडीएस इज नथिंग, बहुत आसानी से निकलेगा आपका पेपर, बट रिविजन करना है। आई कैन गिव यू गारंटी दैट यू कैन क्लियर ऑल ऑफ यू, बट प्रोवाइडेड व्हाट आई से यू डू। ये नहीं कि सर आपने बोला था हमने करा नहीं, मैं मंडे ट्यूसडे को पूछ रहा हूं फिर तुम गुल लो। तुम इंप्लीमेंट करो मेरी बात, तो ये चीजें होंगी। वो बार बार बोल रही थी ना वैष्णवी, सर जो आपने बोला वही करा। वो अंशु आई थी कल, मैं तुमको उससे मिला दूंगा, लोकेश से, वो भी ये बोलेगा तुम्हें करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस नोट भरे जाए, चाय पिए, बात करी, बकैती पहली सो गए, ठीक है, 4 गाली दे दी, उससे क्या होगा, गाली देने से क्या होगा, रिजल्ट आएगा तुम्हारा, नहीं ठेंगा। मां बाप की भी सुनोगे, यहां पे भी सुनोगे। प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग, रिविजन करना पड़ेगा। सर बोरिंग लगता है, बोरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे मां बाप को। तुम ये बोल सकते हो उनको जाकर बोरिंग था, बोरिंग से क्या फर्क पड़ रहा है, नोबडी गिव्स अ शिट टू इट कि बोरिंग था। बोरिंग काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, आई लव ईटिंग फूड। अब वो जिम ट्रेनर मुझसे यही बोलता है कि आपको ये खाना पड़ेगा, उसमें कोई स्वाद नहीं है जो मुझे खाने को बोलता है, बट मेरी मर्जी से हो क्या जाएगा। आप सब में से यहां पर काफी लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, फिट होंगे। यू गाइस नो टू रिमेन फिट यू हैव टू ईट हेल्दी। तुम पकोड़े खा के हेल्दी नहीं रह सकते। तुम फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सुबह संडे को तुमने बनाया रूटीन, और तुमने खाए 2 प्लेट फुल छोले भटूरे और उसके बाद 2 गिलास लस्सी पी, तुम सो गई, ठीक है, तुम सो गई उसके बाद, ठीक है। फिर बोले कोई नहीं अगले संडे देंगे, भाई नहीं आने वाला संडे, इट विल नॉट कम। ना संडे आएगा, ना वो आएगी, ना वो, कोई नहीं आएगा, ठीक है। You have to revise, constantly revise. The difference between you and clearing of exam is just revision. ये वाली गलती होगी ना, वॉरफेयर वॉर, मैं लिख के, तुम में से कुछ बच्चे होंगे, धीरे धीरे मुझे पता लगा, जो एक में 4 ऑप्शन में से 2 पर पहुंचे हुए हैं, ठीक है। मुझे लग रहा था तो उसी में है। ये 2 वाले बताऊं क्या, ये एक बार रीड कर चुके हैं, इनको थोड़ा बहुत पता लग गया है। जब तक तुम कॉन्स्टेंटली रिवाइज करके उस तक नहीं पहुंचोगे ना, अभी क्या होगा, जब वो आधा रिवीजन होता है, 2 में से तुम तुक्के लगाते हो 10, और 10 तुक्के नसीब भी खराब होता है, गलत पे लगते हैं, फिर एक टाइम आएगा वो सही पे लगेंगे, और फिर वो तुम्हें एसएसबी के लिए भी कॉन्फिडेंस देगा। आई एम टेलिंग यू, रिटन पीपल क्लियर एसएसबी हायर देन द डायरेक्ट एंट्रीज, आस्क एनीवन, तभी वो रैंकर्स कहलाते हैं। बट उसके लिए वो ये रिवीजन करनी है। जो मैं ये बात बता के जा रहा हूं, ये नहीं कि मंडे सर बोर था, मन नहीं था, बेकार लग रही थी, ये था वो, तो उससे क्या हो, तुम्हारे बेकार लगने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। मां बाप बोलेंगे पैसे डुबो दिए, लड़कियों के इसमें चलो शादी करवा देते हैं, और तुम्हारी तो हो ही नहीं रही, ठीक है, तुम्हें कौन पूछ रहा है।
तुमको तो पहले तो पैसे कमाने हैं ना कहीं से कहीं से। तो एनीवेज यहां तक पहुंचना है, ऐसे भी आपको इनॉग्रेशन करना है, यू हैव टू वर्क। स्टेल्थ बताओ, स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? चलो, अरे हाथ खड़ा करा करो, ऐसे तुम रैंडमली मत बोला करो मेरी क्लास में। कोई कौन खड़ा कर रहा है? हाँ बता। क्या फायदा है मुझे इसका? ठीक है, करेक्ट। वो इक्शांक नहीं है, छुट्टी पे है क्या? वो बीमार है? हाँ, अरे रूममेट कौन है उसका? अच्छा ठीक है, हाँ बता। फिर इनफ, ठीक है। स्टेल्थ बॉम्बर्स का एक कंसेप्ट है, स्टेल्थ बॉम्बर्स। कौन बना रहा है स्टेल्थ बॉम्बर्स दुनिया में? हाँ बिल्कुल सही, स्टेल्थ बॉम्बर्स। ये क्या होते हैं? आपको ना, स्टेल्थ बॉम्बर्स लो फ्लाइंग जोन में उड़ते हैं, ठीक है। इनको रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इनके एरोडायनेमिक्स और इनके ऊपर पेंटिंग ऐसी कर, इनके ऊपर पेंटिंग नहीं, पेंट ऐसा करा जाता है कि जो रेज आती है रेडियो की उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, एंड दैट इज वाई दे आर डेंजरस। दे वर यूज्ड इन वेरी 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 स्पेसिफिक ऑपरेशंस। इन चॉपर्स को, लो फ्लाइंग चॉपर्स और हेलीकॉप्टर्स को यूज करा गया था एक बहुत बड़े ऑपरेशन में। अमेरिकन ने इसको यूज करा था सक्सेसफुली, नहीं पकड़े गए थे। यस, किलिंग ऑफ ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन का नाम क्या है? नॉट ब्लैक, ऑपरेशन जेरोनिमो सुना है? बताना मुझे, उसामा बिन लादेन को मारने का ऑपरेशन का नाम क्या था? ये ऑपरेशन से पूछ लेते हैं, इंडियन आर्मी के 4 बड़े फेमस ऑपरेशंस है, पूछ लेंगे। एक ऑपरेशन विजय गोवा का, एक ऑपरेशन विजय कारगिल का भी है, दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, फिर से क्वेश्चन बन जाएगा ये। लिखो, ऑपरेशन विजय पढ़ के आएंगे। उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन का नाम बताना मुझे। देखो यार किसका है, वो भी उसी से कुछ रिलेटेड था। ठीक है, आईएनएस मोरमगांव 163 मीटर्स लॉन्ग, 17 मीटर्स वाइड। आईएनएस मोरमगांव डिस्प्लेसेस 7,400 टन। एक टन में कितने केजी होते हैं? 1000। एक क्विंटल में कितने होते हैं? हाँ ठीक है। वेन फुली लोडेड एंड हैज अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 30 नॉट्स। नेवल शिप्स की जो स्पीड होती है वो नॉट्स में तय करी जाती है, किलोमीटर पर आवर में नहीं करी जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी लॉन्च्ड थर्ड शिप ऑफ द सर्वे वेसल इक्शाक। इक्शाक is the third of the 4 survey vessel large SVL project being built by the GRSC LNT। इसमें इनके फुल फॉर्म GRSC LNT देखो, LNT लार्सन एंड टूब्रो, GRSC के, हाँ LNT पता था बस। इसका है कुछ गार्डन करके, देखो यार क्या है GRSC का फुल फॉर्म, ये भी पूछ सकते हैं, हरामी हो गए आजकल, कुछ भी पूछते हैं। ठीक है, ओके, क्या है GRSC का? हाँ, गार्डन रिसर्च शिपयार्ड लिमिटेड इंजीनियरिंग। ठीक है, हेडक्वार्टर बताओ क्या है इसका? अब देख रहे हेडक्वार्टर का है, अच्छा ठीक है, बताओ कोई, लिखो, इसको लिखेंगे साथ में। GRSC का हेडक्वार्टर भी बताओ। यहीं पे खत्म करके जाना GRSC का। GRSC का DRDO हेडक्वार्टर वगैरह अल, मतलब नेक्स्ट जब हम क्लास करेंगे उसके अंदर लाऊंगा ये सब। कोलकाता है, ठीक है, लिखो। क्या ये क्वेश्चन आ सकता है GRSC का हेडक्वार्टर का है? बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अच्छा ये बताए, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, जो वेदर देखता है, तुम सब चुप रहना। ये तो रैंडमली बताइए, भारत की कौन सी मिनिस्ट्री में होगा जो वेदर देखता है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? कोई आंसर नहीं बोलेगा, चुप बैठे रहो। रैंडम गैस भी कर सकता है, जज नहीं कर रहा मैं, बस गैस कर। जस्टिन, हाँ इन्वायरमेंट, ओके।
बैठो, बता, गेस कर। बिल्कुल सही जवाब, गुड। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इसके अंदर वो बताऊंगा आंसर, ऑप्शन क्या लिखता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट सुनते हैं, हाँ भाई यही है, नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर है। इंडियन, बैठ जा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, आप कभी लोधी गार्डन की तरफ जाओगे ना, दिल्ली में लोधी गार्डन है, वहां पर एक बहुत बड़ा सा वो दिखेगा आपको, गोला, वो है आईएमडी। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है। okay, अच्छा सवाल है ये, पूछा गया है। बेसिकली जो सिविल सर्विसेज के पुराने सवाल है ना, उसी को तोड़कर आपको दे दिए आते हैं। वहां पर 4 बनाएगा, 4 ऑप्शन देगा, 4 इधर जोड़ेगा वो। ओके, ये हुआ 26 नवंबर एट कटपल्ली, चेन्नई। एसएलवी शिप्स विल रिप्लेस द एक्जिस्टिंग सांध्या क्लास सर्वे शिप्स विद न्यू जनरेशन हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट टू कलेक्ट ओशनोग्राफिक डेटा। हाइड्रोग्राफिक ओशनोग्राफिक डेटा, ओशनोग्राफिक डेटा की हमें क्या जरूरत है यार? तू तो सारे आंसर दे रहा, बाकी भी कोशिश करो। यू आर गिविंग करेक्ट आंसर, नो वरीज। जब कोई नहीं देगा तब मैं तेरे पास आ जाया करूंगा। क्या नाम है तेरा? हाँ विश्वास। ये इतने लंबे बाल क्यों उगा रखे हैं शाहरुख खान? फिर हाँ, फौजी लुक ला यार। देख जस्टिन को देख, आइदर जस्टिन वांट्स अ हेयर लाइक यू। जस्टिन यू वांट अ हेयर लाइक हिम? व्हाई यू डोंट लाइक लॉन्ग हेयर? ठीक है, हाँ भाई। अरे कोशिश तो करे, तुम कोशिश भी नहीं करे। अरे फालतू जवाब दे दो मुझे। बता आरती, हमें ओशन के अंदर हमें क्यों चाहिए ओशन की नॉलेज? रैंडम तुक्का ही मार दे। कोशिश तो कर ले, पैसे थोड़ी ले रहा हूं। अरे तुम्हें ये सब बुरा तो नहीं लग रहा मैं तुमसे पूछ रहा? ऐसी ही याद होंगी चीजें भाई। हाँ हाँ हाँ, किसके? देख, ये वॉर वाला सर्वेलेंस लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा, लिखा है हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट टू कलेक्ट ओशनोग्राफिक डेटा। माइंस तो नहीं। हाँ मैं वो कह रहा था, तुझे पता लगाना है कि हमारे समुद्र के नीचे तेल निकालना है। ठीक है, उसके बाद तुझे ये पता करना है कोरल रीफ का है। कोरल रीफ इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में कवर हुआ है। अच्छा ज्योग्राफी से स्टार्ट नहीं हुआ है तुम्हारा। ठीक है, कोरल रीफ जब आएगा उसमें बात करेंगे। कोरल रीफ, मैनग्रूव्स इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूं, कोरल रीफ मैनग्रूव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोरल रीफ हो गया, मैनग्रूव हो गया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तेल हो गया, मिनरल हो गए, रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर, बैठ जाए यार। रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर ये लिथियम, जो ये बैटरी बन रही है ना फोन्स की। हाँ, तो आपको पता है चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्यों बना रहा है? ये पूरा साउथ चाइना सी कैप्चर कर लेगा ना, वहां पर भर भर के हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस लैपटॉप की या आपके फोन की सबसे बड़ी जान है बैटरी। अगर पूरे दुनिया के फोन की बैटरी सिर्फ चाइना बनाए, कितना कंट्रोल कर सकता है आपको? समझ रहे हो? उसके लिए चाहिए रेयर अर्थ मिनरल। चाइना बोल रहा है साउथ चाइना सी हमारा है। साउथ चाइना सी में पहले इन्होंने बनाई, मतलब यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरे पास कोई आने दो फोटो। चाइना रैंडमली उठता है एक दिन, ऐसे लाइन खींचता है, ये मेरा है। लिटरली वो यही करता है। ऐसे तुम आया, ये गाजियाबाद संजय सर का है, ऐसे उसके ऐसे ही करता है वो। तो फिर कुछ लोग क्वेश्चन करते क्या बात कर रहे हो, बोलता अच्छा ठीक है ये मेरा है। इसको बोला गया 11 डैश लाइन 9 डैश लाइन। लिटरली इट डिड इट। और तुम पूछना चाहते हो क्या वो सक्सेसफुल हुए? यस, उन्होंने मार ली सारी कंट्रीज की। ठीक है, सारी कंट्रीज की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने। इसको बोला गया 11 डैश लाइन 9 डैश लाइन। पता है इन्होंने क्या करा? इन्होंने मैप उठाया, यही करा इन्होंने, ये लाइन खींच दी, ये मेरा है। ये आप ऑडेसिटी देख रहे हो? उसने मैंने वो आपने घोसला देखा है? वो पिक्चर, वो देख मकान करता है भाई, वो गया ऐसे ऐसे लाइन खींची, ये जी मेरा है ये। एंड आपको क्या लगता है यूएस ने क्या करा? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर पाया वो उसका। ठीक है, ऐसे लाइन खींची। अब लाइन खींचने के बाद कुछ और भी करना पड़ेगा, तो यहां गया ओशन के बीच में, ओशन है समुद्र, इसने खुदवाई मिट्टी।
मिट्टी जाके समुद्र के बीच में डालनी स्टार्ट करी, ठीक है, समुद्र के बीच में डालनी करी। अब दूसरी कंट्री आए, उसके बाद लगा दी मिसाइल वहां पर। अब चाइना का बॉर्डर था ये, तो 200 नॉटिकल माइल तो ये खत्म हो गई ना यहां पर। चाइना बोलता अब तो मेरा बॉर्डर ये हो गया, तो इसकी 200 नॉटिकल माइल हो गई, ये 200 नॉटिकल, 200 नॉटिकल, 200 नॉटिकल, 200 नॉटिकल, पूरा साउथ चाइना सी मेरा, माल मेरा। तो उसने जस्ट इमेजिन, एंड वर्ल्ड कुड नॉट डू एनीथिंग। इज वर्ल्ड डूइंग एनीथिंग राइट नाउ? नो। हैज इंडिया गिवन एनी स्टेटमेंट ऑन आर्टिफिशियल आइलैंड? नो। ओनली पर्सन हु गेव स्टेटमेंट ऑन दिस वाज ट्रंप। इसे भगा दिया दुनिया ने। ट्रंप के सिवा चाइना पे किसी ने ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं दिए, तो ये चाइना ने करा है। चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया को। साउथ चाइना सी ऑक्यूपाई कर चुका है और इंडियन ओशन पे उसकी स्टेटमेंट है। इंडियन ओशन पे इंडिया नाम लगने से ये इंडियन ओशन का नहीं, इंडिया का नहीं हो जाता। तो जब साउथ चाइना सी कैप्चर खत्म हो जाएगा तो अगला कौन सा है? अगर इंडियन ओशन में थ्रेट होगा तो किसको थ्रेट आएगा? इंडिया को, और इंडिया से आपको। अगर आप फौज में हो तो सबसे पहला थ्रेट आप ही को है। इसीलिए लक्षद्वीप के अंदर और अरेबियन सी के अंदर और वहां पर दुनिया भर का पैसा लग के एयरपोर्ट्स बन रहे, तभी कारवाड़ एयरपोर्ट अब जो आपका पोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए पेपर में पूछते हैं आपसे। आप ये समझो करंट अफेयर आपको यूपीएससी फेल करने के लिए नहीं पूछ रहा है, वो यही जानना चाह रहा है एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आप डिफेंस के बारे में जानते हो, आप देश के बारे में जानते हो, बस एक अवेयर बच्चा चाहिए उनको। बाकी अवेयरनेस वो एसएसबी में देखेंगे। ओके, 4000 टन आगे। इंडियन नेवी लॉन्च थर्ड शिप ऑफ सर्वे वेसल इक्शाक। इक्शाक ये आपका एसएलवी शिप विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग। अब ओशनोग्राफिक डेटा क्लियर हो गया क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है इंपॉर्टेंट। इससे देखो एक है, अब तुम विजन आईएएस का नोट लेके पढ़ लो या पढ़ लो तो तुम ये सिर्फ रट रहे हो, बट तुम्हें ये समझ में आ गया भैया इसकी तो जरूरत है। पैसा नहीं आओगे तो कुछ नहीं कर सकते। मैं पैसे की जरूरत है। आप फौज ज्वाइन करोगे, बोलोगे हमारी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। तनख्वाह बढ़ने के लिए तनख्वाह कहां से बढ़ेगी? सरकार पैसा कहां से कमाती है? आपसे थोड़ी कमाती है पैसा। मान लिया जाए आप नेवी में हो, जस्टिन ने नेवी ज्वाइन करी, इसने बहुत बढ़िया डेटा जुड़ा, और फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई है जो इसके अंदर ऑयल फैक्ट्री, ऑयल को देख रहा है, इसने बताया यहां से तेल निकलता है, तेल निकलने से अरबों पैसा कमाया, अरबों पैसे से अरबों टैक्स आएगा, टैक्स आएगा, उसी से तो आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। कहां से बढ़ने वाली है? तो दीज आर द थिंग्स। द सर्वे वेसल शिप्स आर 110 मीटर लॉन्ग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी है कुछ नहीं पूछेंगे। इट डिजाइन बाय अ क्रूज स्पीड ऑफ 14 नॉट्स एंड अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 80 नॉट्स। नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो कई बार आपको करंट अफेयर में वो इंफॉर्मेशन शेड कर देनी होगी जो काम की नहीं है। ठीक है, ये स्पीड स्पूड इतनी नहीं पूछते आपके लिए, बस वो इक्शाक इंपॉर्टेंट है, वो इक्शाक के नाम से याद कर लेना। ओके, और ये एसवीएल प्रोजेक्ट सर्वे वेसल्स। सर्वे वेसल का मतलब समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल वो सर्वे की पेपर नहीं देते हमें, सर्वे वेसल है। सर्वे वेसल आपको सर्वे करेगी जाके कहां पे तेल मिल सकता है, कहां पे क्या चीज पाई जा सकती है। ओके, उसके बाद फर्स्ट टाइम 2 सीआरपीएफ फीमेल कैडर ऑफिसर अपॉइंटेड एज आईजी। रैपिड एक्शन फोर्स स्पेशलाइज्ड एंटी राइट फोर्स हैज अपॉइंटेड एनी इब्राहिम एज इट्स आईजी। एज अ न्यू बिहार सेक्टर आईजी सीमा ढूंढिया हैज बीन अपॉइंटेड। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस है, नथिंग। जब मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईपीएस कैडर से ही होंगी, आईजी उन्हीं को अपॉइंट करा जाता है। इनके बैचेस यहाँ पे क्लियर नहीं है, नहीं तो आईपीएस ही लिखा होता है, सीआरपीएफ लगाते ही नहीं है। ओके, एंटी राइट फोर्स का फुल मतलब क्या है इसका काम? दिल्ली में वो हुए थे ना, दंगे हो गए थे, दंगों को रुकवाने का काम होता है आरएएफ का, रैपिड एक्शन फोर्स का। क्यूआरटी भी बोलते हैं इनको कई बार हम, क्विक रिएक्शन टीम। इसका ये रिएक्शन है, बट एक्चुअल में आपसे मांगा रिस्पॉन्स जाता है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में होता है, रिएक्शन आप तुरंत करते हो, रिस्पॉन्स आप सोच के देते हो। रिएक्शन और रिस्पॉन्स का डिफरेंस आपके कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट और रिकमेंडेशन का डिफरेंस है। जब कभी आप एसएसबी पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको बहुत क्लियर होगा, वहां पर वो आपका रिस्पॉन्स सिस्टम देख रहे होते हैं। ओके, ये स्ट्रेट अवे फैक्ट्स हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये तो जो मैम है ये तो आईपीएस ही है। ओके, डीआरडीओ लॉन्चेस टेस्टिंग इवैल्यूएशन फैसिलिटी फॉर सोनार सिस्टम ऑफ इंडियन नेवी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोनार सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या काम करता है सोनार? हाँ, बेसिकली ये वेव्स छोड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। इससे क्या पता लगता है? डिस्टेंस। हाँ, आपको पता लग जाएगा। तो डीआरडीओ लॉन्च द हल मॉड्यूल ऑफ सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकूस्टिक कैरेक्टराइजेशन इवैल्यूएशन स्पेस। प्लीज ये फुल फॉर्म लिख लो, एग्जाम में आएगा। स्पेस का फुल फॉर्म
सबमर्सिबल, सबमर्सिबल मतलब पानी में डाल सकते हो। प्लेटफॉर्म फॉर अकूस्टिक कैरेक्टराइजेशन, अकूस्टिक मतलब है आवाज से रिलेटेड। अकूस्टिक, इस कमरे के अकूस्टिक कैसे है, स्पीकर कैसे लगे हैं, उसका मतलब है अकूस्टिक। कैरेक्टराइजेशन इवैल्यूएशन फैसिलिटी एट नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी कोची। It is a state-of-art testing and evaluation facility for sonar system developed for use by Indian Navy on board various platforms including ships, submarines and helicopter. जितना ये बढ़िया सिस्टम होगा उतनी चाइनीज या पाकिस्तानी सबमरीन्स को पकड़ा जा सकता है, राइट? वही तो है इसका सिस्टम का काम। ये आपसे इस पर दो चीजें पूछी जा सकती है, ये सिस्टम क्या काम करता है, इस सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है, और इसको ये फैसिलिटी कहाँ है। इट इज एट नेवल, मतलब हल मॉड्यूल जो इसका बना है नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लैबोरेटरी एनपीएल कोच्चि। अब इसको कंफ्यूज करने के लिए मैं ये करूंगा, काट दूंगा, नेवल लिखा है ना, लिख दूंगा एट नेवल डिजाइन ब्यूरो और मनपसंद डाल दूंगा जगह न्यू दिल्ली। तुम सिर्फ ऊपर का पढ़ोगे, बोलोगे हाँ सही है, ऐसे वो क्वेश्चंस को तोड़ के चेंज करता है। So it is a state-of-art testing and evaluation facility for sonar system developed for use by the Indian Navy on board various platforms. अलग अलग जगहों पे इसकी टेस्टिंग होगी जैसे सोनार करता है। The space is one of a kind facility in the world. Uniqueness of this facility lies in the specially designed submersible platform which can be lowered up to depths of 100 meters using a series of synchronously operated winches. ये देखो यार, ये winches का मतलब क्या है? ये I don't know this English. बताओ बताओ, मैं देख के बता देता हूँ। अच्छा, विंच का मतलब होता है वो जो मशीनें ऐसे जाके चीजों को उठाती हैं, वो विंचेस है, ठीक है। तो यूनिकनेस ऑफ दिस फैसिलिटी लाइज इन द सब स्पेशल। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये, जैसे इन्होंने मशीन नीचे भेजी, मशीन को ऊपर खींचने की, तारों से जो ऊपर खींचने की वाली चीज है उसको विंच बोलते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना सर आपको नहीं आता, मेरी इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं है भाई, ठीक है, पहली बार सुना है मैंने शब्द विंचेस, ठीक है, कोई नहीं, अब पूछना आप अगली बार किसी से। ओके, ये पीछे कहाँ से आ रही है आवाज? पीछे से आ रही है, चलो। वायुसेना नगर नागपुर ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एयरफोर्स एयरफेस 2022। Airface 2022 showcased maneuvers of the planes and helicopters and the arsenal of the Indian Air Force in an annual event at Headquarters Maintenance Command वायुसेना नगर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये 2022 का फेस्ट इंडियन एयरफोर्स का है, और ये जो क्वार्टर्स मेंटेनेंस कमांड का है वायुसेना नगर का है नागपुर के अंदर। फैक्ट, एयरफेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव, ये लिखो, इसके ऊपर बहुत सारे मतलब बहुत सारे इवेंट्स इसके अंदर कराए गए हैं। लिख लिया? अब ये देख रहे हो, ये कौन सा वाला है? करेक्ट। तो एयरफेस 2020 शोकास्ट मनूवर, मनूवर का मतलब क्या है? प्लेन को अलग अलग, हाँ ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, एयरफेस्ट, ओके। ड्यूरिंग द शो टीम ऑफ 4 सरंग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स। सरंग क्या है? हेलीकॉप्टर है, प्लेन है? सरंग सरंग सरंग, हाँ ये लिखा तो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर शो। ये तो सरंग हेलीकॉप्टर है, क्या है? अटैक हेलीकॉप्टर है? नहीं है, हाँ ये अटैक हेलीकॉप्टर। ये चीनूक क्या है? ट्रानोक। अपाची क्या है? हाँ, अपाची कौन सी कंपनी ने बनाया है? असॉल्ट नहीं, दसॉल्ट ने तो, नहीं दसॉल्ट का तो ये है ना, रफाल, ठीक है। मिराज किसका है? मिराज किस कंपनी ने बनाया है? अरे वो तो ठीक है, कंपनी कंपनी पूछ रहा हूं, वो भी दसॉल्ट का ही है, दसॉल्ट एविएशन। ये सब पूछते हैं यार, ये तो थोड़ा मतलब अपनी साइड से भी तो होमवर्क करो, थोड़ा लिखो ढूंढ के, इसको ढूंढना है इन सारी चीजों को, ओके। हाँ लिख सकते हो, रुद्र हेलीकॉप्टर, ठीक है। शोड हार्ट थ्रॉबिंग मनूवर्स लाइक डॉल्फिन लिफ्ट एंड क्रॉसओवर, ओके। चलो फिर अब बाकी हम बाद में करेंगे, अब जान नहीं लेनी तुम्हारे, पहले दिन फिर अगले दिन क्लास में ही नहीं आओगे।